ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 231 पिलथंडर के साथ दानव कठपुतली को प्रशिक्षित करना। आसमान के ऊपर इस घटना के अचानक प्रकट होने से स्वाभाविक रूप से ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन भी चिंतित हो गया। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन ने गंभीर चेहरे के साथ आसमान की ओर देखा, काले बादलों पर ध्यान केंद्रित किया। ये वास्तव में पिलथंडर है, ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन ने भारी स्वर में कहा, काले बादलों के भीतर चांदी के सांपों की तरह चलती बिजली को देखते हुए। इस भयानक प्राकृतिक शक्ति के तहत उसे भी घबराहट का एहसास हुआ। ऐसा कहा जाता है कि कुछ उच्च श्रेणी के अमृत जब बनते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिससे पिलथंडर आकर्षित होता है। अपने जीवन काल में ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन ने केवल 2 बार पिलथंडर देखा था। पहली बार तब था जब उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट में 7वीं कक्षा के कीमियागर को गोलियां परिष्कृत करते देखा था, जहां गोलियां तैयार होते ही आसमान में गड़गड़ाहट हुई थी। दूसरी बार अब था, और यह महसूस किया जा सकता था कि इस बार गुहे द्वारा ट्रिगर की गई पिलथंडर 7वीं कक्षा के कीमियागर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। मास्टर की ताकत पहले से ही 9 सितारा डू पूर्वज के स्तर तक पहुंच गई है, और पूर्ण प्रयास के साथ वह एक डू वेनेरेट से भी मुकाबला कर सकता है। इस 7वीं कक्षा के पिलथंडर से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचकर ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन ने थोड़ा आराम किया, अपना सिर उठाया और धीरे धीरे काले बादलों को देखते हुए कहा, जो लगातार गरजने वाली गर्जना कर रहे थे। ... जल्द ही आकाश में काले बादल घने और भारी हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे जमीन पर दबाव डालने वाले हैं, जिससे एक बेहद दमनकारी एहसास हो रहा था। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन की नज़र में काले बादल गुहे के सिर के ठीक ऊपर लग रहे थे। बादलों के अंदर चांदी की बिजली चमक रही थी और कभी कभी टकराव से गरजने वाले विस्फोट होते थे, जिससे लोग डर जाते थे। गुहे को शून्य में शांत खड़े देखकर भयानक गड़गड़ाहट के प्रति उदासीन प्रतीत होते हुए ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन ने उसके प्रति और भी अधिक प्रशंसा की। धमाका! अगले ही पल बादलों से अचानक एक मोटी चांदी की रोशनी फूट पड़ी। इसकी चमकदार चमक ने कुछ हद तक अंधेरे संसार को रोशन कर दिया। शून्य में गुहे ने घने बादलों और पास में लुढ़कती गड़गड़ाहट को देखा, जिससे उसके कान के पर्दे गूंजने लगे। क्या ये पिलथंडर है? बादलों में सांपों की तरह चलती चांदी की बिजली पर उसकी आंखें मजबूती से टिकी हुई थीं। अपने भीतर अपार शक्ति को महसूस करते हुए गुहे की आंखें आश्चर्य और उत्साह से चमक उठीं। कई कीमियागर उस दिन का इंतजार करते हैं जब वे एक ऐसी गोली को परिष्कृत कर सकें जो पिलथंडर को आकर्षित करे, लेकिन बहुत कम सफल होते हैं। अब गुहे पहले चरण में सफल हो गया था, और अगला चरण भी सबसे महत्वपूर्ण था। धमाका! बादलों में चांदी की बिजली अधिक से अधिक तीव्र होती गई। अंततः पूरे आकाश में वातावरण अत्यंत दमनकारी हो गया। करीब 10 सेकंड बाद बादलों में अचानक एक दरार खुल गई। तुरंत एक चांदी की बिजली लगभग आधा फुट चौड़ी, एक विशाल चांदी के अजगर की तरह, एक गर्जना के साथ बादलों से बाहर निकली, जो घाटी में बैंगनी लाल गोली पर सीधा निशाना साध रही थी। चांदी की बिजली को गिरते देख गुहे का चेहरा शांत रहा। अपने हाथ की कोमल पकड़ के साथ एक लाल लंबी तलवार दिखाई दी। लाल लंबी तलवार कई 7वीं श्रेणी के जादू के कोर के साथ एक 7वीं श्रेणी का जादूकोर हथियार था। स्वर्ग विभाजन तलवार कला। अपने दिल में एक धीमी चीख के साथ अनगिनत तलवार की छायाएं लगभग तुरंत गुहे को घेर लेती हैं। धमाका! चांदी की बिजली ने भयंकर रूप से प्रहार किया, एक मजबूत प्राकृतिक शक्ति लेकर, और तलवार की छायाओं पर टूट पड़ी, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। फिर से देखा, विशाल चांदी की बिजली कई छोटी चिंगारियों में बदल गई थी। अनगिनत तलवार की छायाएं लगातार इन चिंगारियों पर प्रहार कर रही थीं, उन्हें जल्दी से छोटे चांदी के सांपों की तरह शून्य में फैला रही थीं। स्वर्ग विभाजन तलवार कला। तलवार की परछाइयों की परत दर परत अंतहीन लहरों की तरह सारी चांदी की बिजली को पकड़ती चली गई। एक क्षण बाद एक धीमी चीख के साथ कई विशाल तलवार की रोशनी हिंसक रूप से एक दूसरे से टकराए और बाहर निकली, चांदी की बिजली को जोर से मारा और उसे चीर दिया। स्वर्ग विभाजन तलवार कला के साथ भयंकर गड़गड़ाहट को चीरने के बाद गुहे ने एक गहरी सांस ली, अपने कुछ सुन्न हाथ को पकड़ लिया, फिर लंबी तलवार को आकाश की ओर पकड़ते हुए अपना सिर उठाया और चिल्लाया, जारी रखें। मानो गुहे की चुनौती से उत्तेजित होकर काले बादल और भी हिंसक रूप से गिर पड़े। कुछ क्षण बाद एक चटकने वाली आवाज के साथ एक चांदी की बिजली का बोल्ट, जो पहले वाले से 2 गुना शक्तिशाली था, बादलों से फिर से निकला। हा! आसमान में फैली चांदी की बिजली को उत्साह से देखते हुए गुहे जोर से हंसे और जल्दी से हाथ की मुहरें बनाई। सिंदूर पक्षी की मुहर, मेरे लिए तोड़ो। एक चीख के साथ एक विशाल सिंदूर पक्षी प्रेत जल्दी से गुहे के चारों ओर जमा हो गया। पृथ्वी दानव कठपुतली, प्रकट हो।
तभी गूहे अचानक जोर से हंसने लगा। उसके बाद एक चांदी की छाया उसके सामने प्रकट हुई, जो सीधे एक शक्तिशाली मुक्का मारकर गरजने वाले हमले का सामना कर रही थी। जैसे ही मुक्का मारा गया, शून्य कांप उठा और चांदी की रोशनी फूट पड़ी। गड़गड़ाहट तुरंत टूट गई। एक पल के लिए पूरा आकाश शांत हो गया। घाटी में, अब शून्य में, ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन ने सदमे की एक झलक दिखाई, जो क्षण भर के लिए भयभीत हो गया। चांदी की आकृति के अचानक प्रकट होने से ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन का ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ। इतनी शक्तिशाली चांदी की बिजली को एक मुक्का मारकर चकनाचूर करना शायद एक नियमित 5 या 6 सितारा डू पूर्वज के लिए भी मुश्किल होगा। खामोशी के बीच ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन ने जल्दी से अपने होश संभाले। उसकी निगाहें बिजली के बीच चमकती हुई चांदी की रोशनी से चमकती हुई आकृति पर टिकी हुई थीं। कुछ क्षण बाद ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह आकृति की आभा को महसूस नहीं कर सकता। वह केवल एक अत्यंत शक्तिशाली गति को ही महसूस कर सकता था। हालांकि ये गति हालांकि मजबूत थी, कुछ हद तक कठोर महसूस हुई, जैसे कि इसमें बुद्धि की कमी थी। ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेड पायथन ने चांदी की आकृति को ध्यान से देखा और एक पल के बाद एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्या ये तथाकथित पृथ्वी दानव कठपुतली है जिसे मास्टर ने तैयार किया है? इतना दुर्जय। इसकी आभा को देखते हुए ये कठपुतली कम से कम 9 सितारा डू पूर्वज के स्तर के आसपास होनी चाहिए। इस पहले से ही कमजोर हो चुके पिल थंडर से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेड पायथन ने सोचा। इस बीच गूहे अपने शरीर के भीतर थंडर पावर की अराजक गति को महसूस करते हुए अपने मुंह को हिलाए बिना नहीं रह सका। यह शापित ऊर्जा उसकी लड़ने की भावना के संपर्क के दौरान उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी, लेकिन सौभाग्य से उसके जीवन की दिव्य अग्नि की सुरक्षा ने किसी भी गंभीर क्षति को रोक दिया। हालांकि वज्र शक्ति के लकवाग्रस्त प्रभाव ने गूहे को पूरी तरह से कमजोर महसूस कराया, यहाँ तक कि उसकी लड़ने की भावना का संचार भी बहुत सुस्त हो गया था। अगले ही पल गूहे ने खुद को बैठने की स्थिति में मजबूर किया। उसका थोड़ा पीला चेहरा आसमान में काले बादलों को देख रहा था। चांदी की रोशनी और गड़गड़ाहट के साथ चमकते बादल गूंज उठे और फैल गए, जिससे दिलों में धड़कन बढ़ गई। पिल थंडर का ये दौर लगभग खत्म हो जाना चाहिए, है न? बस कुछ और दौर और मैं इसे आसानी से पूरा कर पाऊंगा। ये सोचते हुए गूहे ने धीरे से अपनी हथेली खोली, जहां बिजली के नीचे एक अंगूठे के आकार की बैंगनी लाल गोली चमक रही थी, जिसमें जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा थी। बूम! जैसे ही गूहे ने खुद से कहा, ऊपर के बादल फिर से मंथन करने लगे और गड़गड़ाहट की आवाज फूट पड़ी। ये फिर से आ गया। बादलों के भीतर तेजी से बढ़ती गड़गड़ाहट को महसूस करते हुए गूहे ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्रैक! एक विशाल चांदी की बिजली की चमक अचानक और चमकदार चमक में बादलों की बाधा को तोड़ते हुए दिन के समय की तरह कुछ धुंधली घाटी को रोशन कर दिया। इस चांदी की बिजली में निहित गड़गड़ाहट की शक्ति पहले से कहीं अधिक भयानक थी। ये पिल थंडर वास्तव में भयानक है, और यह केवल 7वीं कक्षा की गोली के लिए है। अगर यह 8वीं या 9वीं कक्षा के लिए भी होती, तो ऐसी पिल थंडर शायद स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन ने कहा, उस चांदी की बिजली को देखते हुए जो आकाश में चक्कर लगाती थी और फिर उल्का की भयंकरता के साथ पत्थर के मंच की ओर टूटती थी। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन की निगाह चांदी की बिजली पर टिकी हुई थी, जो उसके भीतर की भयानक शक्ति को महसूस कर रही थी। पृथ्वी दानव कठपुतली, जाओ! एक चमक में दिखाई देने वाली चांदी की बिजली को देखते हुए गूहे ने एक धीमी चीख निकाली। बूम! जैसे ही गूहे की चीख निकली, पृथ्वी दानव कठपुतली के घुटने थोड़े मुड़े और फिर एक धमाके के साथ वह एक रॉकेट की तरह उछला, उस प्रभाव बल के साथ चांदी की बिजली की ओर बढ़ा। पृथ्वी दानव कठपुतली को अभी भी इस तरह के सीधे दृष्टिकोण का चयन करते हुए देखकर ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेड पायथन ने आश्चर्य से देखा। पृथ्वी दानव कठपुतली की गति के साथ ये लगभग पलक झपकते ही चांदी की बिजली के नीचे दिखाई दिया, फिर अपनी मुट्ठी को फिर से जकड़ लिया। एक ज्वलंत लाल ऊर्जा उसके जादुई कोर से बह रही थी, जल्दी से उसकी पूरी बांह को ढक रही थी, जिससे वह एक ज्वाला की तरह लग रही थी। बूम! पृथ्वी दानव कठपुतली की मुट्ठी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से वार किया। मुक्का मारने के साथ अंतरिक्ष में एक तेज ध्वनि बूम गूंज उठी। हवा की भयानक लहरें मुट्ठी से लहरों की तरह फैल गईं। थप थप! भयानक बल से भरी मुट्ठी सीधे चांदी की बिजली पर जा गिरी। उस पल में पूरी दुनिया जम गई और फिर एक विस्फोट जो आत्मा की गहराई में गूंजता हुआ आकाश में फैल गया। ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेड पायथन की स्तब्ध निगाहों के सामने विशाल चांदी की बिजली धीरे धीरे ढह गई। इसके ढहने के क्षण में ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेड पायथन ने मकड़ी के जाले जैसी जगह की दरारों को गौर से देखा, जहां पृथ्वी दानव कठपुतली की मुट्ठी लगी थी। अनजाने में सदमे में हाँफने लगा। जैसे ही चांदी की बिजली ढह गई, पृथ्वी दानव कठपुतली का शरीर भी विशाल बल द्वारा आकाश से नीचे गिर गया, अंततः एक झटके के साथ घाटी में गिर गया जिसने जमीन को हिला दिया। अगले ही पल पृथ्वी दानव कठपुतली का चमकता हुआ चांदी का शरीर फिर से उड़ गया
पत्थर के मंच के ऊपर मंडराते हुए गुहे के सामने रक्षा की एक मानव दीवार बना रहा था। अध्याय 232 सम्राट दाओ गोली लेना। सफलता। सौभाग्य से मैंने टिके रहने का प्रयास किया। शक्तिशाली स्वर्गीय संकट को पृथ्वी दानव कठपुतली द्वारा सफलतापूर्वक अवरुद्ध होते देख गुहे राहत महसूस करते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फिर गुहे की नज़र पृथ्वी दानव कठपुतली पर गई और उनके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। उनके सामने पृथ्वी दानव कठपुतली अब सिर से पैर तक चमकदार चांदी की रोशनी में ढकी हुई थी। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर कोई देख सकता था कि इस चमकदार चांदी की रोशनी के नीचे बिजली की चमक थी। अपनी आंखों में संदेह के भाव के साथ गुहे पृथ्वी दानव कठपुतली के करीब पहुंचे, उसे छूने के लिए आगे बढ़े और तुरंत एक ठंडी सनसनी महसूस की। उस पर चमकती चांदी की रोशनी बेहद शुद्ध लग रही थी। गुहे को बहुत अच्छी तरह से याद था कि जब उन्होंने इसे शुरू में तैयार किया था तो पृथ्वी दानव कठपुतली पर कुछ स्पष्ट दाग लग रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये दोष अशुद्धियां थीं जो पृथ्वी दानव कठपुतली के भीतर पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई थीं। अब ये स्पष्ट दोष पूरी तरह से गायब हो गए थे, पीछे शुद्ध चांदी की रोशनी छोड़ गए थे। ऐसा लगता है कि पहले से शक्तिशाली वज्र बल पृथ्वी दानव कठपुतली पर हमला करते समय इसके लिए एक शोधन के रूप में भी काम करता था। मुझे पता नहीं था इसने पृथ्वी दानव कठपुतली के अंदर की अशुद्धियों को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया। अपने सामने पृथ्वी दानव कठपुतली को देखते हुए गुहे को आकाशीय दानव कठपुतली गुप्त तकनीक से कुछ जानकारी याद आई। राक्षस कठपुतलियों का शोधन रंग शुद्धता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था और रंग जितना शुद्ध होगा कठपुतली की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। यदि एक ही स्तर के भीतर ग्रेड होते तो पृथ्वी दानव कठपुतली जब शुरू में तैयार की जाती तो अधिकतम एक मध्य स्तर की कठपुतली हो सकती थी, लेकिन अब वज्र की शक्ति से संयमित होने के बाद ये धीरे धीरे एक उच्च स्तर की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लगता है कि यह पिल ट्रिब्यूलेशन मेरे लिए एक वरदान था। ये सोचते हुए गुहे के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभरी। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें आसमान में दिखाई देने वाले विशाल काले बादलों को देखकर उत्साह से भर गईं। काले बादलों के भीतर बिजली की चमक देखकर गुहे के दिमाग में अचानक एक विचार आया। अगर पृथ्वी दानव कठपुतली बची हुई थंडर ट्रिब्यूलेशन को अवशोषित कर ले तो क्या ये और भी शुद्ध हो जाएगी और ताकत में एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। जैसे ही गुहे ने यह विचार किया, आकाश में चांदी की चमक एक बार फिर से चमक उठी। ये देखकर गुहे ने कोई चिंता नहीं दिखाई, बल्कि उसके चेहरे पर कुछ उत्सुक मुस्कान थी। उसने आदेश दिया, पृथ्वी दानव कठपुतली, मेरे लिए इसका सामना करना जारी रखो। गुहे का आदेश पाकर पृथ्वी दानव कठपुतली एक पल के लिए लगभग हिचकिचाई। यह एक बार फिर हवा में उछली और शक्तिशाली मुखों की एक श्रृंखला के साथ चांदी की बिजली का सामना किया। धमाका, धमाका, धमाका। आसमान में गरज के साथ धमाके की आवाजें जारी रहीं और गुहे की दृष्टि में चांदी की आकृति और भी चमकदार हो गई। यह आमने सामने का टकराव, जो पूरी तरह से ताकत का परीक्षण था, लगभग आधे घंटे तक चला। अंत में आकाश में काले बादलों के भीतर गरजने की शक्ति काफी कम हो गई। कुछ ही देर बाद काले बादलों ने धीरे धीरे मंडराना बंद कर दिया और उनका रंग फीका पड़ने लगा। स्पष्ट रूप से ये पिल क्लेश समाप्त हो गया था। जैसे जैसे काले बादल छंटते गए, दमनकारी भावना जो पूरे पर्वत शिखर को घेरे हुए थी पूरी तरह से खत्म हो गई। जब आसमान से फिर से सूरज की रोशनी की किरणें बरसीं तो ब्लैक स्केल्ड फ्रीज़िड पायथन ने राहत की सांस ली। उस दिव्य शक्ति के तहत वे बेहद दबा हुआ महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे काले बादल छंटते गए, पृथ्वी दानव कठपुतली एक बार फिर से उतरी और गुहे के सामने प्रकट हुई। पृथ्वी दानव कठपुतली पर नजर डालते हुए, जो अब अपनी झिलमिलाती चांदी की रोशनी के साथ लगभग पूरी तरह से शुद्ध दिखाई दे रही थी, गुहे के मुंह पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ हिलाया, कठपुतली को वापस अपनी स्टोरेज रिंग में खींच लिया और फिर एक जैड बोतल निकाली। सावधानी से उसने सफलतापूर्वक तैयार की गई सम्राट दाओ गोली को उसमें रख दिया। नीचे घाटी में वापस आकर गुहे ने सम्राट दाओ की गोली निकाली, जो एक लोंगन फल के आकार की थी, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। जैसे ही गोली उसके शरीर में प्रवेश की, गुहे ने तुरंत अपनी साधना में लंबे समय से चली आ रही बाधा को ढीला महसूस किया। ये सोचते हुए गुहे जल्दी से इस अवसर को भांपते हुए क्रॉस लेग बैठ गया। गुहे को इस अवस्था में देखकर ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेट पायथन जल्दी से घाटी के बाहर भाग गया और अपनी आभा को छिपा लिया, इस डर से कि वे गुहे को परेशान न करें। जल्द ही गुहे चुपचाप 10 दिनों तक घाटी में रहा। इन 10 दिनों के दौरान गुहे ने न केवल अपनी शारीरिक शक्ति में परिवर्तन देखा, बल्कि दुनिया के इस विशेष क्षेत्र में परिवर्तनों को भी ध्यान से महसूस किया। 15वें दिन घाटी के भीतर एक हरे पत्थर के मंच पर गुहे ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके चारों ओर एक बैंगनी लौ नाच रही थी, जो जोर से जल रही थी। मंद रूप से ये जीवन शक्ति की एक जीवंत भावना को प्रकट कर रही थी। घाटी के बाहर उबे हुए ब्लैक स्केल्ड फ्रीज़िड पायथन ने हमेशा की तरह घाटी को अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से ढक लिया।
इस समय उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ हिल गया हो। क्या यह एक भ्रम है? ब्लैक स्केल्ड फ्रीज़िड पायथन ने बड़बड़ाया। अचानक आए कंपन ने घाटी के चारों ओर की शांति को तोड़ दिया और पहाड़ पर मौजूद कुछ जादुई जानवर, जिन्होंने पिछले स्वर्गीय क्लेश से अपने डर को आखिरकार दूर कर लिया था, अब इस अप्रत्याशित कंपन के कारण उथल पुथल में थे। धमाका! जैसे ही ये जादुई जानवर शांत होने लगे, पहाड़ अचानक फिर से हिल गया। इस बार उन्होंने आखिरकार अशांति के स्रोत का पता लगा लिया और उनकी निगाहें घाटी के निचले हिस्से की ओर मुड़ गईं। ये वहाँ अशांति का स्रोत है, एक शक्तिशाली छठे स्तरीय जादुई जानवर ने बड़बड़ाया। स्वूश स्वूश स्वूश। यहाँ आपके अनुरोधित परिवर्तनों के साथ संशोधित अंग्रेजी अनुवाद है। शॉकवेव अत्यंत शक्तिशाली है और इसके प्रसार की सीमा भी बहुत दूर है। आसपास के पहाड़ों में कई मजबूत व्यक्ति जल्दी से उभरे और मध्य हवा में तैरने लगे। उनकी निगाहें संदेह से भरी हुई थीं क्योंकि वे नीचे घाटी को देख रहे थे। घाटी के प्रवेश द्वार के ऊपर आकाश में एक भयानक ऊर्जा भंवर, जो एक ब्लैक होल जैसा दिखता है, हिंसक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा को चूस रहा है। धीरे धीरे उन्हें एक अत्यंत भयानक आभा का आभास होता है जो जागने वाली है। हिस! ब्लैक स्केल्ड फ्रिगिड पायथन का शरीर जल्दी से मध्य हवा में दिखाई देता है। उसकी आंखें घाटी में हो रहे हंगामे पर टिकी होती हैं। विशेष रूप से उस भयानक आभा को महसूस करने के बाद उसकी आंखों में एक स्पष्ट उत्साह की झलक दिखाई देती है। यह आभा, इसे फिर से मास्टर ने बनाया है। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर इस बार इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। एक सरसरी निगाह डालने के बाद ब्लैक स्केल्ड फ्रिगिड पायथन जानता है कि उसका वर्तमान कार्य अपने स्वामी को परेशान करने वाली किसी भी चीज़ को रोकना है। जैसे ही ब्लैक स्केल्ड फ्रिगिड पायथन घाटी से बाहर निकल रहा है, घाटी में फैली बैंगनी लपटें अचानक घाटी के मुहाने से ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बाहर निकलती हैं। फिर लपटें ऊपर आसमान में इकट्ठा होती हैं, जिससे सैकड़ों मीटर तक फैला एक विशाल लाल रंग का वर्मिलियन बर्ड बनता है। वर्मिलियन बर्ड का विशाल शरीर पूरी तरह से घाटी को ढक लेता है और इसकी घनी आभा कई लोगों को घुटनों के बल पर कमजोर महसूस कराती है। चिल्लाओ! लपटों के निकलने के साथ कई लोग सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और एक पल के बाद वे आखिरकार अपनी आंखें फिर से खोलते हैं। फिर वे विशाल वर्मिलियन बर्ड के दिल में धीरे धीरे एक पतली आकृति को प्रकट होते हुए देखते हैं। इस व्यक्ति के शरीर से विशाल आभा निकलती है। मास्टर डू वेनेरेट के लिए आगे बढ़ रहा है। इस आभा की जबरदस्त शक्ति को महसूस करते हुए ब्लैक स्केल्ड फ्रिगिड पायथन एक पल में अवाक हो जाता है। कुछ देर बाद वह गहरी सांस लेता है और कांपती हुई आवाज में बड़बड़ाता है। ये लगभग 10 मिनट तक चलता रहता है। उसके बाद आकाश में सिंदूरी पक्षी का भ्रम धीरे धीरे दूर हो जाता है। जैसे जैसे सिंदूरी पक्षी गायब होता जाता है, भयानक दबाव तेजी से कम होता जाता है। आकाश में आकृति भी स्पष्ट हो जाती है और अंततः आसपास के दानव जानवर और मानव विशेषज्ञों की आंखों में पूरी तरह से दिखाई देती है। आकाश में पतला आकृति आलसी ढंग से खींचती है और उसके शरीर की त्वचा हिलने लगती है, जैसे कि उसकी हड्डियों के भीतर जटिल मशीनरी सक्रिय हो गई हो, जिससे हड्डियों के एक दूसरे से रगड़ने की तीखी आवाजें निकलती हैं। सांस छोड़ें। अपने शरीर के भीतर फैलती राहत की अपार भावना को महसूस करते हुए व्यक्ति के मुंह से गर्मी से भरी सांस निकलती है। तो यह एक डू वेनेरेट विशेषज्ञ की शक्ति है। धीरे से अपना हाथ कसते हुए व्यक्ति अपने अंदर विशाल डू क्यूई को महसूस करता है और मोहित होने से खुद को रोक नहीं पाता। इस शक्ति में एक अनूठा आकर्षण होता है जो अनगिनत लोगों को अपना पूरा जीवन इसे पाने के लिए प्रेरित करता है। अपनी हथेली को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन नदी अचानक उसके सामने की जगह को मोड़ देती है। अगर यह पकड़ किसी मानव शरीर पर लागू होती तो शायद एक डू वेनेरेट विशेषज्ञ का शरीर भी मौके पर ही खून के तालाब में बिखर जाता। एक विशाल शक्ति को महसूस करते हुए जो एक आकस्मिक इशारे से अंतरिक्ष को विकृत कर सकती है, प्राचीन नदी के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान दिखाई देती है। इस उम्र में इस स्तर को प्राप्त करना निश्चित रूप से कई लोगों को ईर्ष्यालु बना देगा। ... उसी समय दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में दूसरे और तीसरे दर्जे के दानव जानवरों से भरे घने जंगल में एक महिला तेजी से आगे बढ़ती है। महिला के हाथ में एक लंबी तलवार है और उसकी हल्की नीली पोशाक उसके सुडौल शरीर से चिपकी हुई है, जो उसके कामुक फिगर को उजागर करती है। उसके 3000 हरे बालों की लंटें एक हरे रेशमी रिबन से लापरवाही से बंधी हुई हैं, जो उसके सुडौल नितंबों तक नीचे गिर रही हैं। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में लंबा समय बिताने के बाद नालन यानरान ने अपनी कुछ युवा मासूमियत खो दी है। इसके बजाय उसकी आंखें अब एक अधिक परिपक्व और बर्फीली सुंदरता को प्रकट करती हैं। इस समय कुछ ही दूरी पर आसमान में हरे पंखों से ढका एक उड़ता हुआ दानव जानवर तेजी से अपने पंख फड़फड़ाता है, बिजली की गति से नालन यानरान की ओर गोता लगाता है। इसकी तीखी और भयावह उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। फिर से एक उड़ते हुए दानव जानवर द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इस बार यह एक दूसरे दर्जे का उड़ता हुआ दानव जानवर है, क्रिम्सन फेदर हॉक। नालन यानरान बुदबुदाती है। फिर वह अपना दाहिना हाथ घुमाती है और उसकी तलवार की धार से एक हल्की नीली चमक निकलती है।
उसका शरीर स्थिर रहता है क्योंकि वह शांत भाव से क्रिम्सन फेदर हॉक को नीचे झपट्टा मारते हुए देखती है। चीख। एक तीखी चीख के साथ क्रिम्सन फेदर हॉक के लाल पंजे, जैसे कि स्टील से गड़े गए हों, लोहे की धार की तरह हवा में कट गए। इस महत्वपूर्ण क्षण में नालन यानरान अपना दाहिना पैर आधा कदम ऊपर उठाती है और शालीनता से चलना शुरू करती है। वह कुशलता से अपनी तलवार को महत्वपूर्ण बिंदु पर निशाना बनाती है और निर्णायक रूप से वार करती है। झनकार। सोने और लोहे की टक्कर की गूंज तब गूंजती है जब क्रिम्सन फेदर हॉक का विशाल शरीर पलट जाता है और दर्जनों मीटर दूर उड़ जाता है। उसकी तलवार की धार से खून टपकता है जो जमीन पर भारी मात्रा में गिरता है। नालन यानरान की भावनाएं अप्रभावित रहती हैं। उसके स्तर पर एक दानव जानवर को मारना खाने पीने की तरह ही नियमित है, जिसमें कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है। इस दौरान उसने अपने दिन युद्ध में बिताए हैं और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च की है। हालांकि वह अपनी तेज प्रगति को महसूस कर सकती है, जबकि उसकी साधना पहले की तुलना में केवल एक स्टार बढ़ी है। उसकी युद्ध जागरूकता, साथ ही साथ उसके मार्शल कौशल और आंतरिक ऊर्जा के उपयोग में काफ़ी सुधार हुआ है। गुरु, आपके इरादे आपके शिष्य के लिए स्पष्ट हैं, नालन यानरान ने अपने आप से कहा, अपनी तलवार से खून को हल्के से हिलाते हुए। स्वूश। अगले ही पल नालन यानरान हल्के से जमीन पर सूखे पत्तों पर कदम रखती है और उसका पूरा आकार एक क्षणभंगुर छाया की तरह गायब हो जाता है। वह जल्दी से अपने अगले लक्ष्य की ओर उड़ती है, जो आगे है। युद्ध के इन दिनों के बाद नालन यानरान काफ़ी दूरी से भी दानव जानवर की ताकत का अनुमान लगा सकती है। यह मोटे तौर पर कम तीसरे स्तर पर है। समान स्तर के प्राणियों में दानव जानवर अपने शक्तिशाली शरीर के कारण मनुष्यों की तुलना में थोड़े अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसलिए इस समय नालन यानरान प्रत्याशा से भर गया है। घने जंगल में लहराती शाखाओं के बीच एक बहुत छोटा दानव जानवर जमीन पर रेंग रहा है। इसकी रक्त लाल आंखें सतर्कता से आसपास के वातावरण को स्कैन करती हैं और इसके तीखे नुकीले दांत एक अज्ञात दानव जानवर के कटे हुए अंग को कुतरते हैं, जिससे तीखी आवाज आती है। जैसे ही यह छोटा दानव जानवर अपने खाने का आनंद लेता है, एक विशाल और फुर्तीला आकृति ऊपर के पेड़ों की चोटी से आगे बढ़ती है। जैसे ही वह पास आती है, सहजता से आगे बढ़ती है। अपने विशाल शरीर के साथ ये कई मोटी लताओं से टकराता है, जिससे उनमें कई दरारें पड़ जाती हैं। ये फुर्तीला आकृति पेड़ की चोटी से जमीन पर गिरती है, अपने तीखे जबड़े खोलती है और छोटे दानव जानवर को बिना चबाए ही पूरा निगल जाती है। छींटे। जब विशाल आकृति एक विशाल चट्टान की तरह जमीन पर गिरती है तो खून के छींटे पड़ते हैं, जिससे दरारें फैल जाती हैं। इस समय नालन यानरान चुपचाप पेड़ की चोटी पर दिखाई देती है और ये दृश्य देखती है। वहां है भरने से खुद को रोक नहीं पाती। यहाँ जंगल का नियम स्पष्ट है, सबसे योग्य का अस्तित्व। नीचे झुककर नालन यानरान ध्यान से विशाल दानव जानवर को देखती है। यह एक बंदर जैसा राक्षस है जो उसके सामने आए अन्य वानरों से अधिक मजबूत है। ये 3 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर खड़ा है और इसके शरीर पर हल्की लाल धारियां इसकी दुर्जय शक्ति को दर्शाती हैं। गोधूली सूर्यास्त में यह विशाल बंदर वहां खड़ा है, एक विशाल पर्वत जैसा, एक दमनकारी भावना दे रहा है। दसियों मीटर की दूरी से भी नालन यानरान विशाल बंदर से निकलने वाले खून की तेज गंध को महसूस कर सकती है। बहुत शक्तिशाली। नालन यानरान आहे भरती है। इस दौरान उसने उसी रैंक के कई दानव जानवरों को मार डाला है, लेकिन उसे लगता है कि यह विशाल बंदर उसके सामने आए अन्य लोगों की तुलना में अधिक दुर्जय है। क्या मैं लड़ूं या नहीं? इस समय नालन यानरान हिचकिचाती है। जैसे ही वह अपने निर्णय पर विचार करती है, उसे अचानक एक ठंडी नज़र उस पर टिकी हुई महसूस होती है। वह ऊपर देखती है और विशालकाय बंदर की भयानक रक्तलाल पुतलियों से मिलती है। असहाय रूप से सिर हिलाते हुए नालन यानरान सोचती है, इस विशालकाय बंदर की धारणा आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील है। अब मैं इसका सामना केवल सीधे तौर पर कर सकती हूँ। नालन यानरान उठती है और आह भरती है। अध्याय 233। नालन यानरान का विकास। याओ लाओ की आशंका। धमाका। विशालकाय बंदर ने एक गगनभेदी दहाड़ लगाए और उसका विशाल शरीर तोप के गोले की तरह नालन यानरान की ओर झपटा। धरती कांप उठी और आसपास के ऊंचे ऊंचे पेड़ विशालकाय बंदर के प्रभाव में ढह गए। नालन यानरान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। विशालकाय बंदर के विशाल आकार के बावजूद वह आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला था। एक पल में विशालकाय बंदर नालन यानरान के पास पहुंच गया और बिजली की गति से उस पर झपट पड़ा। उसका खूनी मुंह चौड़ा हो गया, जिससे एक गड़गड़ाहट वाली दहाड़ निकली जो हवा में गूंज उठी और लहरें पैदा कर दी। ऐसे भयंकर जादुई जानवर का सामना करते हुए नालन यानरान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी तलवार को 8वीं कक्षा के जादुई मुख्य हथियार दिव्य पवन तलवार पर तेजी से घुमाया, जो उसे जियोसेंट्रिक नदी ने उपहार में दिया था। जैसे ही विशालकाय बंदर का विशाल तेज पंजा नीचे गिरा, नालन यानरान ने दिव्य पवन तलवार को तेजी से प्रहारों के साथ चलाया। बूम बूम। अचानक घने जंगल में धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी।
कुछ ही सांसों में नालन्यानरान ने विशालकाय बंदर पर 1 दर्जन से अधिक वार किए, लेकिन प्राणी के पंजे अभी तक उसे छू नहीं पाए थे। संघर्ष के एक और दौर के बाद नालन्यानरान और विशालकाय बंदर अस्थायी रूप से अलग हो गए। अपनी तलवार की नोक पर खून के धब्बों को देखकर नालन्यानरान को पता था कि उसके और विशालकाय बंदर के बीच ताकत में बहुत अंतर होने के बावजूद उसकी गति और 8वीं कक्षा के जादुई मुख्य हथियार के लाभ ने उसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी। ये सोचकर नालन्यानरान ने राहत की सांस ली। विशालकाय बंदर की तरफ से उसने उसके शरीर से बहते खून को देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जाहिर है वह इतनी कमजोर दिखने वाली मानव महिला के हाथों हार झेलने से क्रोधित था। दहाड़! एक बार फिर विशालकाय बंदर ने अपना खूनी मुंह खोला और पहाड़ों और जंगलों में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। फिर उसने अपनी विशाल भुजाओं को घुमाया जो उसकी उभरी हुई मांसपेशियों के बीच अद्वितीय विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थीं। इस समय विशालकाय बंदर सबसे क्रूर तरीके से नालन्यानरान का सामना कर रहा था। विशाल बंदर को अपने सबसे बड़े लाभ के साथ उस पर हमला करते हुए देखकर नालन्यानरान ने उसका इरादा समझ लिया, अपनी श्रेष्ठ शक्ति से उसे एक ही झटके में परास्त करना। पहले पीछे हटो। अपना मन बना लेने के बाद नालन्यानरान ने टकराव से बचने का फैसला किया। एक हल्के कदम के साथ नालन्यानरान की आकृति विशालकाय बंदर के खूनी लाल पंजों से बाल बाल बच गई, क्योंकि वे उसकी ओर झपट्टा मार रहे थे। लगातार कई बार बचने के बाद विशालकाय बंदर की हमले की लय धीरे धीरे अव्यवस्थित हो गई। विशाल बंदर के घावों से अभी भी खून बहता हुआ देखकर नालन्यानरान को पता चल गया कि उसका मौका आ गया था। अब जवाबी हमला करने की मेरी बारी है। स्वर्गीय प्रहार 2 तकनीक। नालन्यानरान की दृढ़ पुकार के साथ आसपास की दुनिया की ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ गई। अनगिनत दृश्यमान ऊर्जा तरंगें जैसे कि किसी बल द्वारा खींची गई हों, नालन्यानरान के हाथ में दिव्य पवन तलवार में पागलों की तरह भर गईं। साथ ही दिव्य पवन तलवार ने एक भयानक नीली रोशनी उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। उसी समय नालन्यानरान के शरीर के भीतर की लड़ाई की भावना ज्वार की लहर की तरह बाहर निकल आई। बस एक पल में उसकी पहले से भरी हुई लड़ाई की भावना पूरी तरह से समाप्त हो गई। मेरे शिक्षक ने मुझे जो डू तकनीक सिखाई थी वह वास्तव में भयानक है, नालन्यानरान ने सोचा, क्योंकि उसने अपनी लड़ाई की भावना को समाप्त होते देखा। अगले ही पल जैसे ही नालन्यानरान ने अपनी लड़ाई की भावना का अंतिम निशान दिव्य पवन तलवार में डाला, तलवार की नोक से बिजली की तरह एक आधा झांग लंबी लगभग 6 फीट नीली तलवार की चमक निकली, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक भयानक आभा लेकर चली गई। विशालकाय वानर। थोड़ा थका हुआ विशालकाय वानर नालन्यानरान द्वारा छोड़े गए आभा को देखकर तुरंत सतर्क हो गया। जैसे ही नीली तलवार की चमक आने वाली थी, विशालकाय वानर ने अपने रक्त लाल विशालकाय पंजे उसके सामने फैला दिए, नालन्यानरान के हमले को रोकने का प्रयास किया। बूम! जिस क्षण नीली तलवार की चमक ने विशालकाय वानर के तीखे पंजों पर प्रहार किया, घने जंगल में एक जोरदार विस्फोट हुआ। बूम! जैसे ही गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, वह क्षेत्र जहां विशालकाय वानर था उड़ती हुई धूल और मिट्टी से भर गया। राक्षस जानवर का विशाल शरीर जमीन से उछला और रुकने से पहले जल्दबाजी में 10 से अधिक विशालकाय पेड़ों को तोड़ दिया। हमले के बाद नालन्यानरान का शरीर कुछ कमजोर महसूस हुआ और वह जमीन पर आधी अधूरी बैठ गई। उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और अपनी कमजोर लड़ाई की भावना को फिर से भरने के लिए उसे निगल लिया। इस प्रक्रिया के दौरान गिरे हुए राक्षस जानवर की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। अपनी लड़ाई की भावना को पुनः प्राप्त करते हुए नालन्यानरान धीरे से खड़ी हुई और हल्की सी आह भरते हुए बोली, इस लड़ाई ने मुझे मेरी सीमा तक धकेल दिया। मुझे अगली बार खुद को इस स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। अपने मन में खुद को याद दिलाते हुए नालन्यानरान ने अपनी नज़र राक्षस जानवर की लाश की ओर घुमाई। उसने राक्षस जानवर को कीचड़ में पड़ा देखा, जिसके उभरे हुए पंजों पर एक तेज घाव था और उसकी छाती में एक बड़ा खूनी छेद था। राक्षस जानवर को कुशलता से चीरने के बाद नालन्यानरान उस क्षेत्र से चली गई और राक्षस जानवर पर्वत श्रृंखला में और भी गहराई तक चली गई। उसे पता नहीं था कि उसके ऊपर कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक मामूली स्थानिक गड़बड़ी हुई थी और एक चांदी की रोशनी चमकी जो अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय लग रही थी। लगभग आधे घंटे बाद एक लंबा और सीधा युवा व्यक्ति उस स्थान पर दिखाई दिया जहां नालन्यानरान ने अभी अभी राक्षस जानवर से लड़ाई की थी। ये ईमानदार युवक जियाओयान था, जो प्रशिक्षण के लिए दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया था। गुरु, इन निशानों को देखते हुए युद्ध को बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था, और जिसने इस दानव जानवर को मारा है वह एक कुशल तलवारबाज है, जियाओयान ने अपनी अंगूठी के अंदर याओ लाओ से धीरे से कहा, जब वह दानव जानवर की लाश को देख रहा था। मुझे आश्चर्य है कि ये दानव जानवर किस स्तर का था। यह एक उच्च स्तरीय तीसरे दर्जे का दानव जानवर था, जो चौथे दर्जे तक पहुंचने के कगार पर था। एक रग फटने वाला बंदर, याओ लाओ की शांत आवाज धीरे धीरे अंगूठी से आई। क्या
याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओ यान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने अविश्वास में बड़बड़ाया, एक उच्च स्तरीय तीसरा दर्जे एक शिखर मानव डू मास्टर के बराबर है। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में होने और इस तरह के उच्च स्तरीय राक्षस जानवर का सामना करने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने इस रक्त फटने वाले बंदर को मार डाला है वह संभवतः द लिंग स्तर तक पहुंच गया है। बोलने के बाद जियाओ यान की आंखें उत्साह से चमक उठीं क्योंकि उसने राक्षस जानवर की लाश को देखा। उच्च स्तरीय तीसरे दर्जे के राक्षस जानवर की लाश संभवतः बहुत मूल्यवान होगी। ये सोचते हुए जियाओ यान ने एक नाजुक खंजर निकाला और धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस समय रिंग के अंदर याओ लाओ की भौहें सिकुड़ गईं। अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ याओ लाओ ने पहले ही क्षेत्र में नालन यानरान की अवशिष्ट आभा को महसूस कर लिया था। हालांकि जब उसने क्षेत्र को कवर करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की तो उसे एक बेहद खतरनाक आभा महसूस हुई जिससे वह हिचकिचाया। ये सोचकर कि इस तीसरे दर्जे के राक्षस जानवर के अवशेष नालन यानरान द्वारा छोड़े गए हो सकते हैं और जियाओ यान इसे एक महान खोज मानता है, याओ लाओ बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने कहा, छोटे यान, ये तो बस ऐसे टुकड़े हैं जो दूसरों को नहीं चाहिए। इन्हें उठाने की जहमत मत उठाओ। याओ लाओ की बातें सुनकर जियो यान, जिसने अपना खंजर उठाया था और शुरू करने के लिए तैयार था, हैरान भाव से बोला, शिक्षक को क्या हो गया है? उसने हमेशा मुझे सिखाया है कि धन थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है। हालांकि जियो यान के मन में संदेह था, लेकिन उसने हमेशा याओ लाओ की बातों का बिना सवाल किए पालन किया। अगर शिक्षक ने ऐसा कहा है तो इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। अच्छी सामग्री की कितनी बर्बादी। हल्की आह भरते हुए जियो यान ने अपना खंजर रख दिया और धीरे धीरे उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। अध्याय 234 बैंगनी क्रिस्टल की गोली लेना। 5 सितारा डू मास्टर। जियाओ यान के चले जाने के बाद नालन यानरान शांत पहाड़ी चट्टान के पास एक बड़ी चट्टान पर क्रॉस लेग बैठ गया, जहां से वह 20 मील से ज्यादा दूर नहीं था। शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया एक अमृत, मुझे आशा है कि यह मेरी ताकत को बढ़ाने में मेरी मदद कर सकता है, उसने खुद से कहा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक बैंगनी गोली निकाली। ये बैंगनी गोली बैंगनी क्रिस्टल की गोली थी जिसे गुहे ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था। बैंगनी क्रिस्टल की गोली के उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल थी जिसे गुहे ने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की मान से प्राप्त किया था। बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल एक दुर्लभ और कीमती खजाना था जिसे बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को संघनित करने में 20 साल लगे। इसलिए इस बैंगनी क्रिस्टल की गोली की गुणवत्ता पहले से ही 5वीं श्रेणी के अमृत के बराबर थी। इस बैंगनी क्रिस्टल की गोली का उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति की ताकत को तुरंत बढ़ाना था जो अभी अभी डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, जिससे उसे 3 सितारे की ताकत मिल गई। प्रत्याशा की भावना के साथ नलन यानरान ने संकोच नहीं किया और सीधे अपने हाथ में बैंगनी क्रिस्टल की गोली को एक घूंट में निगलने से पहले उसे चुटकी में पकड़ लिया। उसके मुंह में प्रवेश करते ही बैंगनी क्रिस्टल की गोली तुरंत घुल गई और एक ऊर्जा में बदल गई जो नलन यानरान के पेट में प्रवाहित हुई। जैसे ही औषधीय ऊर्जा उसके पेट में प्रवेश करती है, नलन यानरान स्पष्ट रूप से जलन को धीरे धीरे तेज होते हुए महसूस कर सकती है। इसे महसूस करते हुए नलन यानरान ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और औषधीय ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए अपनी साधना तकनीक को जल्दी से संचालित किया। जैसे ही औषधीय ऊर्जा उसके शरीर से प्रवाहित हुई, आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगी। ऊर्जा की दृश्यमान लहरें उसके शरीर से तरंगों में फैल गईं। उसकी लंबी स्कर्ट बिना हवा के अपने आप बह गई और उसके कुछ गंभीर चेहरे पर एक हल्की बैंगनी चमक दिखाई दी। जैसे जैसे आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा नालन यानरान के शरीर में प्रवेश करती गई, उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ने लगी। बस कुछ ही सांसों में वह 2 सितारा डू मास्टर से 3 सितारा डू मास्टर बन गई थी और यह सफलता की प्रक्रिया अभी भी जारी थी। 4 सितारा डू मास्टर, 5 सितारा डू मास्टर। नालन यानरान ने कभी नहीं सोचा था कि एक ही अमृत की शक्ति उसे डू मास्टर क्षेत्र में 3 स्तरों को पार करने की अनुमति दे सकती है। ओह! एक गहरी सांस लेने के बाद नालन यानरान उस बड़ी चट्टान से उठ खड़ी हुई जहां वह बैठी थी। वह अपने पीछे पहाड़ की दीवार की ओर मुड़ी और अपनी तलवार को जोर से घुमाया। तुरंत चट्टानें टूट गईं और पहाड़ की दीवार पर कई मीटर लंबी एक बड़ी दरार दिखाई दी। एक ही बार से उसने जो शक्ति सहजता से प्रकट की थी, उसे देखकर नालन यानरान का इस प्रशिक्षण के परिणाम पर विश्वास और भी बढ़ गया। ... इस समय टैगोर रेगिस्तान में, विशाल रेगिस्तान में जहां रेत और हवा का प्रकोप था, एक युवक कीमियागर की पोशाक पहने हवा और रेत के विपरीत चल रहा था। उसके पीछे छोड़े गए पैरों के निशान धीरे धीरे उड़ती रेत से ढक गए। युवक के पीछे एक विशाल प्राणी करीब से चल रहा था। करीब से देखने पर यह बैंगनी क्रिस्टल में ढका एक राक्षस जानवर था जो शेर जैसा दिख रहा था। यदि अक्सर दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में घूमने वाले भाड़े के सैनिक इस राक्षस जानवर को देखते तो निस्संदेह वे चौंक कर कहते, बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा।
हालांकि बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की तुलना में ये राक्षस जानवर स्पष्ट रूप से छोटा था। अधिक से अधिक इसे बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा शावक माना जा सकता था। ये बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा शावक युवक के पीछे करीब से चल रहा था। कभी कभी रेगिस्तान की जमीन को सूंघने के लिए अपना सिर नीचे करता था और कभी कभी एक निश्चित दिशा में सतर्कता से देखता और धीमी गड़गड़ाहट करता था। इस दृश्य ने निस्संदेह दोनों के बीच के रिश्ते को उजागर किया। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा शावक युवक का पालतू था। इस तपते रेगिस्तान में सवारी करने के बजाय पैदल चलना एक असामान्य निर्णय था जिसने लोगों को हैरान कर दिया। क्या हमें अब स्टोन डेजर्ट सिटी के करीब होना चाहिए? अचानक युवक ने अपने स्टोरेज रिंग से चर्मपत्र का एक स्क्रॉल निकाला और ध्यान से उसकी जांच की। धीरे से बड़बड़ाया। यह युवक कोई और नहीं बल्कि लियू लिंग था, जो आधे महीने से अधिक समय से टैगोर रेगिस्तान में था। उसने अपने चेहरे पर पसीने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जो बारिश की बूंदों जैसा था। लियू लिंग गर्म सांस छोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। टैगोर रेगिस्तान का वातावरण निस्संदेह उसकी अपेक्षा से अधिक कठोर था। चिलचिलाती धूप में पैरों के नीचे की रेत लगभग लोहे के छोटे छर्रों जितनी गर्म थी, जिससे उसके होठों पर हर कदम कष्टदायक हो रहा था। चलते समय रेत के तूफान जो सामने से आए, बारीक रेत के साथ मिल गए, उसके चेहरे पर टकराए, जिससे थोड़ी असुविधा हुई। इसने लियू लिंग को लगातार अपने डूक्यू को सक्रिय करने और अपने चेहरे पर एक हल्की डूक्यू झिल्ली बनाने के लिए मजबूर किया ताकि उसका चेहरा रेत के तूफान से क्षतिग्रस्त न हो। हालांकि रेगिस्तान के कठोर वातावरण के बावजूद लियू लिंग ने प्रचुर मात्रा में अग्निगुण ऊर्जा में सांत्वना पाई। शायद सूरज के लगातार संपर्क के कारण यहाँ अग्निगुण ऊर्जा की सांद्रता यूनलान संप्रदाय जैसे प्रसिद्ध साधना स्थलों से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा यह अग्निगुण ऊर्जा विशेष रूप से शुद्ध और प्रमुख थी, जिससे लियू लिंग के लिए अपने अग्निगुण डूक्यू का अभ्यास करना बेहद उपयुक्त था। टैगोर रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप में लियू लिंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में बहने वाली अग्निगुण डूक्यू सामान्य से अधिक सक्रिय और हर्षित थी। लगभग 100 मीटर चलने के बाद लियू लिंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा, अपने सूखे होठों को चाटा और अपनी भंडारण अंगूठी से पानी की एक बोतल निकाली। राहत की सांस लेने से पहले उसने कुछ घूंट पिया और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, रेगिस्तान में पैदल अभ्यास करते हुए, गुरु, आपने वास्तव में मेरे लिए एक बढ़िया जगह चुनी है। पिछले आधे महीने से लियू लिंग ने गुहे के निर्देशों का पालन किया था। टैगोर रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद से उसने परिवहन के लिए बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा शावक की सवारी नहीं की थी। इसके बजाय उसने पूरे रास्ते पैदल चलना चुना। आधे महीने तक सूरज के तीव्र संपर्क ने लियू लिंग की गोरी त्वचा को गहरे कांस्य में बदल दिया था। किसी बाहरी व्यक्ति को तपते रेगिस्तान में चलना एक बेहद मूर्खतापूर्ण विकल्प लग सकता है। हालांकि लियू लिंग के दिल में वह संतुष्ट महसूस करता था। इस तरह की भावना कड़वी मीठी थी। हालांकि यह कठिन था, वह अपने शरीर के भीतर अपने साधना स्तर के विकास को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और लियू लिंग इससे संतुष्ट था। इस समय जियाओ यिक्सियन और नालान यानरान के प्रशिक्षण कार्यों के विचार लियू लिंग के दिमाग में कौंधे। जियामा का साम्राज्य, दानव जानवर पर्वत श्रृंखला, ये दोनों स्थान खतरे, जीवन धमकाने वाली चुनौतियों से भरे हुए थे। उन दोनों की तुलना में लियू लिंग का प्रशिक्षण कार्य निस्संदेह अधिक सुरक्षित था। उसे बस थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, डरने की कोई बात नहीं थी। जब वह चला गया तो गुहे के निर्देशों के बारे में सोचते हुए लियू लिंग की आंखों में एक दृढ़ नज़र दिखाई दी। आगे बढ़ते रहो, मास्टर सही कह रहे हैं। अग्निगुण डूक्यूई के अभ्यासियों के लिए इस रेगिस्तान में चलना भी एक तरह की साधना है। एक मौन प्रोत्साहन के साथ लियू लिंग ने अपना सिर उठाया और रेगिस्तान के आसमान में चिलचिलाती धूप को देखा। उसने अपने होंठ चाटे और बुदबुदाया। अध्याय 235, पीली रेत में युवा। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए लियू लिंग अपने हाथ की एक लहर से रेगिस्तान के माध्यम से पूर्व की ओर मुड़ने वाला था, जब उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने तेजी से उसके सामने पीली रेत में मुक्का मारा। जैसे ही उसकी शक्तिशाली हथेली का प्रहार ज्वाला की लकीरों के साथ रेत में घुस गया, उसके भीतर से एक तीखी चीख निकली। ये दृश्य देखकर उसके पीछे युवा बैंगनी पंखों वाला शेर राजा शावक आगे बढ़ा, अपने विशाल पंजे रेत में खोदने के लिए बढ़ाए। अगले ही पल एक राक्षस जानवर को युवा बैंगनी पंखों वाले शेर राजा शावक के पंजे में जकड़ लिया गया और रेत से बाहर निकाला गया। गहरे लाल खून का एक तालाब पीली रेत की सतह पर रिसने लगा। लियू लिंग ने उदासीन निगाह से उस राक्षस जानवर को देखा जो अपनी जीवन शक्ति खो चुका था। इस प्रकार का राक्षस जानवर, जिसे मैजिक स्कॉर्पियन के रूप में जाना जाता है, केवल रेगिस्तान में पाया जा सकता है। ये जीव अक्सर रेत के भीतर छिपकर बेखबर शिकार के अपने ऊपर कदम रखने का इंतजार करते हैं और फिर हमला करके अपना जहर छोड़ते हैं। जादुई बिच्छू छिपने में अविश्वसनीय रूप से माहिर होते हैं, यहाँ तक कि जो लोग नियमित रूप से रेगिस्तान में यात्रा करते हैं वे भी कभी कभी उनके हमलों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हालांकि उन्हें प्रथम श्रेणी के जानवरों से कम माना जाता है,
लेकिन उन्हें अक्सर मनुष्यों द्वारा रेगिस्तान में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले जीवों में से एक माना जाता है। हालांकि जादुई बिच्छू खुद को छिपाने में चाहे कितने भी कुशल क्यों न हो, लियू लिंग की नज़र में जिनके पास असाधारण आत्मा की धारणा है, वे अंधेरी रात में चमकते हुए जुगनू की तरह हैं। उनके खिलाफ छिपकर हमला करना लगभग असंभव है। क्रैक, युवा बैंगनी पंखों वाला शेर राजा शावक जादुई बिच्छू की लाश को पकड़े हुए सीधे उसे अपने मुंह में ठूंसता है, जिससे एक डरावनी चबाने वाली आवाज निकलती है। लियू लिंग ने युवा बैंगनी पंखों वाले शेर राजा शावक पर कुछ अजीब नजर डाली। क्या उसे जहर दिए जाने का डर नहीं है? इस रेगिस्तान में मौजूद कई राक्षस जानवरों में घातक विष होते हैं। जब युवा बैंगनी पंखों वाला शेर राजा शावक अपना भोजन समाप्त कर लेता है तो लियू लिंग उठता है और रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से की ओर धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। उसके कदम थोड़े भारी होते हैं। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि रेगिस्तान में प्रशिक्षण उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक नीरस था। इसके अलावा ये लियू लिंग का प्रशिक्षण के लिए घर से बाहर निकलने का पहला मौका था। हर रात वह चुपचाप आसमान में चमकते चांद को देखता रहता, विचारों में खोया रहता। जब वह यूनलान संप्रदाय के भीतर प्रशिक्षण ले रहा था तो उसे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेकिन इस विशाल रेगिस्तान में जहां रेत के तूफान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था, अकेलेपन की वीरान भावना कुछ असहनीय थी। यहां तक कि राक्षस जानवर की छाया भी नहीं दिखाई देती थी। आधे महीने की पैदल यात्रा के बाद आखिरकार लियू लिंग टैगोर रेगिस्तान में पहुंच गया। इस समय लियू लिंग ने केवल घुटनों तक की शॉर्ट्स पहनी हुई थी। उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह से नंगा था। टैगोर रेगिस्तान की गहराई में जहां मानव उपस्थिति दुर्लभ है, उसे अपनी उपस्थिति के बारे में शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। संप्रदाय छोड़ने से पहले गुहे ने उसे बताया था कि त्वचा को सूरज के संपर्क में लाने से हवा में निहित अग्नि गुण ऊर्जा का अधिक कुशल अवशोषण हो सकेगा। लियू लिंग हमेशा अपने शिक्षक के शब्दों का सम्मान करता था। इस प्रकार जब वह टैगोर रेगिस्तान में पहुंचा और खुद को अकेला पाया तो उसने बस अपने कपड़े उतार दिए। रेगिस्तान की अंतहीन सुनहरी रेत पर शॉर्ट्स में एक आकृति चिलचिलाती पीली रेत पर लेटी हुई अपने दांत काट रही थी। स्वाभाविक रूप से लियू लिंग थी। यूनलान संप्रदाय में वापस लियू लिंग अपने शरीर को प्रतिदिन आध्यात्मिक तरल से तपाता था। अब गर्म रेत पर लेटे हुए वह मुश्किल से इसे झेल सकता था। थोड़ी देर रेत में लेटे रहने के बाद लियू लिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से लाल तरल से भरी एक छोटी जेड बोतल निकाली। बोतल खोलकर उसने उसे थोड़ा झुकाया और लाल तरल की कुछ बूंदें अपनी कुछ काली पड़ चुकी पीठ पर डाली। हिस, जब लाल तरल, जिसे ब्लड फायर स्पिरिट लिक्विड के नाम से जाना जाता है, उसकी पीठ को छू गया तो लियू लिंग ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और ठंडी सांस छोड़ी। उसने पीली रेत का एक मुट्ठी भर हिस्सा पकड़ लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि रेत बहुत गर्म है या नहीं। ये रक्त अग्नि आत्मा द्रव शरीर के सभी छिद्रों को खोलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे त्वचा हवा में अग्नि गुण ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है, जिससे साधना की प्रभावशीलता दोगुनी हो जाती है। आधे महीने की साधना ने वास्तव में अच्छे परिणाम लाए हैं। मैं पहले से ही अपने शरीर में डू क्यूई को 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के दायरे की ओर बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ, लियू लिंग ने उत्साह से कहा। अपने शरीर के भीतर परिवर्तनों को महसूस करते हुए उसने रेत पर अपना हाथ लहराया। फिर लियू लिंग ने फिर से रक्त अग्नि आत्मा द्रव की कुछ और बूंदें टपकाईं, इसे अपने पूरे शरीर पर फैला दिया। वह ऊपर चिलचिलाती धूप की ओर अपनी पीठ करके लेट गया और अपने सिर को गर्म रेत के ढेर में दबा लिया। अपने चेहरे को डुकी फिल्म की एक परत से ढक लिया। इस रेगिस्तान में हालांकि हर जगह मजबूत अग्नि गुण ऊर्जा से भरी हुई है, सूरज के संपर्क में आने के एक दिन बाद पीली रेत में ऊर्जा अधिक परिष्कृत हो जाती है। इसलिए लियू लिंग की साधना की अनोखी विधि उसके शरीर को रेत से संचित अग्नि गुण ऊर्जा को पागलपन की तरह अवशोषित करने की अनुमति देती है। रेत में अपना सिर दफनाने के बाद लियू लिंग की इंद्रियां धीरे धीरे लुप्त हो गईं। हवा और रेत की उग्र ध्वनि धीरे धीरे गायब हो गई। अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ते हुए उसने देखा कि उसकी पीठ पर लगाया गया रक्त अग्नि तरल चिलचिलाती धूप में तेजी से उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था। जलन के दर्द के बावजूद उसकी मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से हिल रही थीं, लेकिन मजबूत और शुद्ध अग्नि गुण ऊर्जा ने उसे पीड़ा के बीच संतुष्टि की भावना दी। त्वचा पर रक्त अग्नि आत्मा तरल की उत्तेजना के साथ आसपास के वातावरण में पहले से ही समृद्ध अग्नि गुण ऊर्जा अपने स्रोत को खोजने लगती थी, जो लगातार लियू लिंग के शरीर में भर रही थी। एक 6 स्टार डू ग्रैंड मास्टर के रूप में लियू लिंग को इस आने वाली ऊर्जा को ठीक से चैनल करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। इस अग्नि गुण ऊर्जा के प्रवाह को कई मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से नियंत्रित किया गया और शोधन के बाद ऊर्जा को उसके निचले पेट में लाल चक्रवात में इंजेक्ट किया गया। इस नीरस और एकाकी वातावरण में साधना धीरे धीरे जारी रही। जब लियू लिंग की पीठ पर रक्त अग्नि आत्मा तरल पूरी तरह से वाष्पित हो गया तो लाल चक्रवात में अंततः लाल रंग के तरल की एक छोटी बूंद संघनित हुई। ये छोटा लाल रंग का तरल चक्रवात के भीतर खुशी से बह रहा था, झील में एक छोटी मछली की तरह जीवंत और फुर्तीला। इस नवगठित लाल रंग की बूंद को देखते हुए लियू लिंग थोड़ा मुस्कुराया।
कुछ समय की खोज के बाद उसने मोटे तौर पर गणना की थी कि जब चक्रवात में लगभग 30 बूंदें जमा हो जाएंगी तो उसके पास 7 सितारा डू ग्रैंडमास्टर तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी। अब चक्रवात में 28 लाल रंग की बूंदों के साथ इसका मतलब था कि 2 और बूंदों के साथ लियू लिंग 7 सितारा डू ग्रैंडमास्टर तक आगे बढ़ सकता है। लगभग पहुंच ही गए। धीरे से बुदबुदाते हुए लियू लिंग ने अचानक अपना सिर उठाया, अपने बालों से रेत को जोर से हिलाया, फिर रेत की सतह से उछलकर आकाश की ओर चिल्लाया, लगभग पहुंच ही गए। 7 स्टार डू ग्रैंडमास्टर। अध्याय 236 स्टोन डेजर्ट सिटी में पहुंचना। जियो यी जियान की प्रारंभिक प्रसिद्धि। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए और लियू लिंग अब तपती पीली रेत पर नंगे पैर चल रहा था। सुनहरी रेत वाला विशाल रेगिस्तान यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। रेत लेकर चलने वाली तेज हवाएं जमीन पर बह रही थीं और एक निरंतर कोलाहल पैदा कर रही थीं। आसमान से चमकता हुआ सूरज नीचे की ओर बरस रहा था, जो नीचे की जमीन को गर्म कर रहा था और एक दमघोंटू गर्मी पैदा कर रहा था। बढ़ती गर्मी के कारण हवा में चमक आ रही थी, जिससे दृश्य विकृत और धुंधला हो रहा था। आमतौर पर ऐसी कठोर परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति शायद ही सहज महसूस कर पाता, फिर भी लियू लिंग इस जमीन पर नंगे पैर चल रहा था। जब तक उसका शरीर पीली रेत के संपर्क में था, लियू लिंग अपने भीतर अग्निगुण डू क्यूई को और अधिक जीवंत होते हुए महसूस कर सकता था। 3 दिनों की कठोर साधना के बाद लियू लिंग एक 7 सितारा डू ग्रैंडमास्टर के दायरे में पहुंच गया था। कल मैंने गलती से डू ग्रैंडमास्टर को डू मास्टर लिख दिया, कृपया मुझे माफ करें। इस समय लियू लिंग नंगे सीने रेत के टीले पर खड़ा था, अपने हाथ में एक नक्शा देखकर भौहें सिकोड़ रहा था। आधे महीने से ज्यादा समय पहले टैगोर रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद लियू लिंग अब नक्शे पर चिन्हित स्टोन डेजर्ट सिटी के स्थान के करीब पहुंच रहा था। आगे देखते हुए वह टैगोर रेगिस्तान के पूर्वी छोर पर एक विशाल शहर की रूपरेखा को धुंधला धुंधला देख सकता था। स्टोन डेजर्ट सिटी को कुछ ही दूरी पर देखकर लियू लिंग ने एक लंबी सांस ली, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आधे महीने से ज्यादा समय तक रेगिस्तान में कठिन साधना और यात्रा करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से थका हुआ था। आराम करने के लिए एक जगह की संभावना ने उसे स्वाभाविक रूप से उत्साहित किया। खुद को सिर हिलाते हुए लियू लिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सफ़ेद लबादा निकाला और उसे पहन लिया। लबादे पर एक प्राचीन कड़ाही का प्रतीक था, जिस पर 3 चांदी की लहरें सावधानी से उकेरी गई थीं। बेहतरीन ढंग से तैयार की गई कीमियागर पोशाक को थपथपाते हुए लियू लिंग धूल भरे शहर की ओर बढ़ा, जो अब नज़दीक ही था। जैसे जैसे वह शहर के पास पहुंचा, उसके आसपास लोगों की संख्या बढ़ती गई। ज्यादातर पुरुष बिना शर्ट के और गहरे रंग की त्वचा वाले, एक नज़र में ही मजबूत और हृष्ट-पुष्ट लग रहे थे। कभी कभार गुजरने वाली महिलाएं अपने थोड़े गहरे रंग के बावजूद एक तरह की सेक्सी कांस्य रंगत लिए हुए थीं। उनके टाइट चमड़े के कपड़े मुश्किल से उनकी छाती और थोड़ा नीचे तक ढके हुए थे, उनकी पतली कमर बेधड़क दिख रही थी। उनके लंबे लचीले पैर सिर्फ छोटी स्कर्ट या शॉर्ट्स से ढके हुए थे, जो चलते समय एक आकर्षण पैदा कर रहे थे। साथ साथ चलते हुए लियू लिंग ने नज़ारे का आनंद लिया, अपने होठों को चाटा और अब विस्तार से दिखाई देने वाले पीले शहर को देखा। शहर के दरवाजे के ऊपर दीवार पर 3 बड़े हल्के लाल अक्षर उकेरे गए थे, जो दूर से एक हल्की खूनी आभा बिखेर रहे थे। पत्थर का रेगिस्तानी शहर, लियू लिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही वह धीरे धीरे शहर के दरवाजे के पास पहुंचा। शहर के गेट पर 1 दर्जन बख्तरबंद सैनिक भले पकड़े हुए राहगीरों से प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए चिल्ला रहे थे। गर्मी की परवाह किए बिना इन सैनिकों को पूरी तरह से हथियारों से लैस देखकर लियू लिंग को कुछ आश्चर्य हुआ। यहाँ की सुरक्षा कुछ बड़े शहरों की तुलना में और भी सख्त लग रही थी। शायद गर्मी के मौसम के कारण पहरेदार चिड़चिड़े लग रहे थे। उनकी बेबाक चीखें लगातार गेट पर मौजूद लोगों को उकसा रही थीं। गेट के पास पहुंचते हुए लियू लिंग ने सैनिकों की चीखों पर थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, अपना सिर हिलाया और सीधे शहर की ओर चल दिया। साम्राज्य में कीमियागरों के साथ लगभग कुलीनों जैसा व्यवहार किया जाता था और उन्हें ऐसे प्रवेश करों से छूट दी जाती थी, एक विशेषाधिकार जिसकी लियू लिंग सराहना करता था। अरे बच्चे, तुम प्रवेश करने के लिए पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? एक सैनिक ने लियू लिंग को घूरते हुए देखा, क्योंकि वह सीधे शहर में चला गया था, लेकिन जब उसने लियू लिंग के परिष्कृत कीमियागर लबादे को देखा तो उसका चिल्लाना बंद हो गया। उसका गुस्सा भरा भाव तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान में बदल गया। सर, क्या आप शहर में प्रवेश कर रहे हैं? हाँ। बिना रुके लियू लिंग कांपते हुए सैनिक के पास से चला गया और शहर में आगे बढ़ गया। गल्प, राहत की सांस लेते हुए कि लियू लिंग ने उसकी पिछली अशिष्टता पर कोई आपत्ति नहीं जताई, सैनिक ने मुश्किल से निगला, पीछे मुड़ा और सम्मानपूर्वक पुकारा, सर, टैगोर रेगिस्तान में सांप लोग हाल ही में बेचैन हो गए हैं। अगर आप शहर से बाहर निकलते हैं तो कृपया सावधान रहें। लियू लिंग ने अपनी गति धीमी कर दी, शहर की दीवारों के अंधेरे में गायब होने से पहले एक सिर हिलाकर इस अप्रत्याशित जानकारी को स्वीकार किया। अरे, ये बहुत करीब था।
अगर उच्च अधिकारियों को पता होता कि मैंने तीसरी श्रेणी के किमियागर को नाराज किया है तो वे मुझे कुत्तों के सामने फेंक देते। लियू लिंग की विदा होती हुई आकृति को देखकर सैनिक ने राहत की सांस ली, अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए। अपनी पोस्ट पर वापस लौटते हुए वह बहुत अधिक संयमित लग रहा था। अब वह आने वाले आगंतुकों पर अशिष्टता से चिल्ला नहीं रहा था। जैसे ही लियू लिंग कुछ धुंधले शहर की दीवार के रास्ते से बाहर निकला, उसकी दृष्टि चमक उठी। शहर अपनी विशिष्ट रेगिस्तानी वास्तुकला के साथ नजर आने लगा। साम्राज्य के भीतर के शहरों की तुलना में रेगिस्तान में बसा शहर ज्यादा सरल और मजबूत था। शायद टैगोर रेगिस्तान से इसकी निकटता के कारण इसकी सुरक्षा ज्यादा कड़ी थी। हर जगह पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक गश्त कर रहे थे। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। तभी शहर के दरवाजे से एक आज्ञाकारी आवाज गूंजी, साथ में घोड़ों की टापों की तेज आवाज भी। ये सुनकर लियू लिंग रुक कर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। एक पल बाद 2 सींग वाले गैंडे घोड़ों द्वारा खींची गई एक गाड़ी शहर के दरवाजे के बाहर से दाखिल हुई। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, पैदल चलने वालों से बचते हुए और धूल उड़ाते हुए। गाड़ी पर हवा में एक झंडा लहरा रहा था जिस पर मोटाई मर्सिनरी ग्रुप लिखा था, जो लोहे के खून वाली कठोरता का आभास दे रहा था। गाड़ी के पीछे कई मजबूत आदमी हथियारबंद और गेंडा घोड़ों पर बैठे तेज आंखों से राहगीरों को देख रहे थे। खून की गंध से सराबोर उनकी आभा से पता चल रहा था कि वे असली योद्धा थे, न कि कोई भाड़े के सैनिक। तो यह मोटाई भाड़े के सैनिक समूह है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने दबंग हैं। स्टोन डेजर्ट सिटी में मोटाई भाड़े के सैनिक समूह शीर्ष 3 में शुमार है। केवल सैंड भाड़े के सैनिक समूह ही उनसे आगे है। ऐसा कहा जाता है कि उनका नेता एक डू ग्रैंड मास्टर है, जिससे उनकी स्थिति अधिक है। सैंड भाड़े के सैनिक समूह के अलावा केवल स्टॉर्म भाड़े के सैनिक समूह ही मोटाई का मुश्किल से मुकाबला कर सकता है। हाँ, मैंने सुना है कि मोटाई भाड़े के सैनिक समूह की स्थापना 2 भाइयों ने की थी। वे अन्य 2 प्रमुख समूहों के नेताओं की तुलना में बहुत छोटे हैं। जैसे ही गाड़ी गुजरी, आसपास के लोग मोटाई भाड़े के सैनिक समूह के बारे में कानाफूसी करने लगे। उनकी बातचीत से लियू लिंग को स्टोन डेजर्ट सिटी के बारे में और अधिक जानकारी मिली। मोटाई भाड़े का समूह अभी अभी गुजरी दबंग गाड़ी के बारे में सोचते हुए लियू लिंग की आंखों में उत्साह और दृढ़ संकल्प चमक उठा। उसके शिक्षक ने उसे स्टोन डेजर्ट सिटी में सबसे मजबूत भाड़े के समूह की स्थापना करने का काम सौंपा था, जो बाकी सभी से आगे निकल जाए। लेकिन लियू लिंग लोगों की बातों से पहले से ही जानता था कि स्टोन डेजर्ट सिटी में सबसे मजबूत केवल निम्न स्तर के डू ग्रैंड मास्टर थे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक भाड़े के समूह की स्थापना करना और धीरे धीरे स्टोन डेजर्ट सिटी में सबसे बड़ा बनना मुश्किल नहीं होगा। जियामा साम्राज्य के पड़ोसी देश के रूप में यू साम्राज्य का क्षेत्र जियामा साम्राज्य से छोटा नहीं था और कुछ पहलुओं में और भी विशाल था। हालांकि जियामा साम्राज्य की तुलना में यू साम्राज्य निस्संदेह बहुत अधिक अराजक था। जहर मास्टर, एक पेशा जो जियामा साम्राज्य में लगभग सार्वभौमिक रूप से तिरस्कृत था, यू साम्राज्य में असाधारण रूप से फला फूला। हर शहर में जहर मास्टर के लबादे में लोग देखे जा सकते थे। युन साम्राज्य में जियामा साम्राज्य में दुर्लभ एक दृश्य आम था, जहर की बिक्री। साम्राज्य के हर शहर में जहरीले पदार्थों की बिक्री में विशेषज्ञता वाली दुकानें थीं। जहर से संबंधित कोई भी चीज़ वहां खरीदी जा सकती थी। जहर जितना मजबूत होता था, कीमत उतनी ही अधिक होती थी। इस समय युन साम्राज्य के ब्लैक मिस्ट सिटी में एक व्यक्ति एक विस्तृत काले लबादे और घूंघट वाले चेहरे में एक दुकान में जहरीले कीड़े और जड़ी बूटियां खरीद रहा था। बॉस, इन सभी वस्तुओं की कुल कीमत कितनी है? क्या आपको ये सब चाहिए? दुकान में शानदार कपड़े पहने दुकानदार ने उत्साह से काले लबादे वाले व्यक्ति से पूछा। काले लबादे वाले व्यक्ति ने अकेले ही दुकान में मौजूद सभी उच्च श्रेणी के जहर खरीद लिए थे। ये बिक्री अकेले ही दुकान की पूरी तिमाही की कमाई से अधिक हो सकती है। हाँ, मुझे वे सभी चाहिए। जल्दी करो और मेरे लिए उन्हें ले आओ, काले लबादे वाले व्यक्ति ने निश्चितता के साथ कहा। ठीक है, जब तक मैं इन्हें तैयार करता हूँ, कृपया यहीं आराम करें, दुकानदार ने पीछे के कमरे में जाने से पहले कहा। दुकानदार के चले जाने के बाद काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपने आप से कहा, वाह, मेरे गुरु द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के एक कदम और करीब। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ ही जियान था, जिसे लियू यून संप्रदाय द्वारा प्रशिक्षण के लिए यून साम्राज्य में भेजा गया था। यून साम्राज्य में आने के 1 महीने से भी कम समय में जियाओ ही जियान की साधना पहले से ही 3 सितारा डूलिंग के स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो गुहे द्वारा आवश्यक डूकिंग क्षेत्र के बहुत करीब थी। जियाओ ही जियान के लिए जहरीले कीड़े और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना और भी आसान था। लगभग हर शहर में जहां वह जाती थी, उसे जहरीले कीड़े और जड़ी बूटियां मिलती थीं। जहां तक आखिरी कार्य की बात है, 5 सितारा किमियागर तक पहुंचना जियाओ ही जियान के लिए भी यह मुश्किल नहीं था। जैसे ही जियाओ ही जियान अपना कार्य पूरा करके वापस लौटने के लिए उत्सुक थी, दुकान पर कई बिन बुलाए मेहमान आ गए। क्या आपको यकीन है कि वह व्यक्ति यहाँ है?
लाल रंग के एक युवक ने अपने परिचारक से पूछा। हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से प्रवेश करते देखा। उसकी आकृति बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने सौजहर पर्वत पर देखी थी। परिचारक ने दुकान के प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए पुष्टि की। किनबो, अब यह आप पर निर्भर है। लाल वस्त्र पहने युवक ने अपने पीछे खड़े पीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर रुख किया। चिंता मत करो, मास्टर वान है, युवक द्वारा किनबो कहे जाने वाले व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर समूह एक खतरनाक आभा के साथ दुकान में घुस गया। दुकान में मौजूद अन्य ग्राहक लाल वस्त्र पहने युवक और उसके साथियों को देखकर जल्दी से एक तरफ हट गए और उनके लिए एक रास्ता बना दिया। संयोग से ये रास्ता जियाओ यीजियान की ओर जाता था, जिसे लाल वस्त्र पहने युवक ढूंढ रहा था। काले घूंघट के नीचे जियाओ यीजियान की भौं युवक को देखकर उठी और उसने जल्दी से दुकानदार से आग्रह किया, दुकानदार, क्या मेरा सामान तैयार है? लगभग बस 3 मिनट और। जियाओ यीजियान की बात सुनकर दुकानदार जवाब देने के लिए जल्दी से बाहर आया। ये कहने के बाद दुकानदार ने लाल वस्त्र पहने युवक को प्रवेश द्वार पर देखा। हालांकि वह थोड़ा घबराया हुआ था, फिर भी उसने मुस्कुराया और कहा, मास्टर वान है, आपकी उपस्थिति मेरी छोटी सी दुकान की शोभा बढ़ा रही है। बकवास बंद करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज उसे कुछ मत बेचना। दुकानदार के चापलूसी भरे अंदाज को देखकर वान है ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आह मास्टर वान, इस ग्राहक का व्यापार मेरी दुकान के लिए लगभग 3 महीने के मुनाफे के बराबर है, दुकानदार ने कुछ परेशान होकर जवाब दिया। तुम कमीने, क्या तुम मेरी बात नहीं समझे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज तुम्हें और तुम्हारी दुकान को गायब कर सकता हूँ? वान है ने गुस्से में धमकी दी। आह, वान है को दुकानदार पर अपना गुस्सा निकालते देख जियाओ यीजियान ने जोर से आह भरी। तुम्हारा नाम वान है न? अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझसे बात करो, दूसरों को परेशान मत करो। जियाओ यीजियान की प्रतिक्रिया सुनकर वान हाई के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई और उसने कहा, सच में? आज मैं देखना चाहता हूं कि छोटी जहरीली लड़की के घूंघट के नीचे कौन सा चेहरा छिपा है जिसने ब्लैक माउंटेन पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मार डाला। जैसे ही उसने कहा, उसके पीछे खड़े किनबो ने अचानक जियाओ यीजियान की ओर दौड़ लगाए। उसके शरीर में एक शक्तिशाली डूबी हुई ऊर्जा उमड़ पड़ी और जब वह जियाओ यीजियान से लगभग 10 मीटर दूर था तो उसने एक मुक्का मारा जिससे एक कटोरे के आकार की पीली रोशनी निकली। डूबी हुई भौतिकीकरण, ये कुछ ऐसा था जो केवल एक डू ग्रैंड मास्टर ही कर सकता था। इस पीली रोशनी को देखकर दुकानदार की पुतलियां फैल गईं और उसके पैर हिलने में असमर्थ हो गए। देखने वाले भी चौंक गए। किसने सोचा होगा कि वान परिवार के युवा मालिक के पास एक डू ग्रैंड मास्टर के रूप में एक परिचारक होगा? काले रंग के इस व्यक्ति का भाग्य खराब है। ब्लैक मिस्ट सिटी में मास्टर वान को अपमानित करने का मतलब है कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, मौत। इस समय सभी की नज़रों में जियाओ यीजियान लगभग मर चुका था। हालांकि उसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। जब शक्तिशाली पीली रोशनी जियाओ यीजियान से लगभग आधा मीटर दूर थी तो उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी पीली हथेली पर बैंगनी रोशनी की एक पतली परत दिखाई दी और उसने पीली रोशनी को अपने हाथ में पकड़ लिया। एक धीमी आवाज के बाद जियाओ यीजियान सभी के सामने सुरक्षित दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह, केवल एक 8 सितारा डू ग्रैंड मास्टर जिसने तुम्हें मुझ पर हमला करने का साहस दिया। एक ठंडी फटकार के साथ जियाओ यीजियान तेजी से किनबो की ओर बढ़ा। ठंडी रोशनी की एक चमक गुजरी और किनबो ने अविश्वसनीय रूप से अपना गला ढक लिया और धीरे धीरे पीछे की ओर गिर गया। थर्ड, किनबो के अप्रत्याशित गिरने से वान है पूरी तरह से डर गया, जो बहुत पीछे नहीं खड़ा था। प्रवेश करते समय उसका अहंकार चला गया था और वह अनजाने में पीछे हट गया। तुम्हारी बारी। कमरे में मौजूद एकमात्र डू ग्रैंड मास्टर से निपटने के बाद जियाओ यीजियान की नज़र वान है पर गई। वान है सिर्फ 8 सितारा डू फाइटर था और जियाओ यीजियान के लिए उसे मारना चींटी को कुचलने जितना आसान था। छोटी जहरीली लड़की, जल्दबाजी मत करो, चलो बात करते हैं। मैंने तुम्हें पिछली बार एक मौका दिया था और तुमने उसे संजोया नहीं। जियाओ यीजियान की आंखों में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। यूं साम्राज्य में उसने बहुत ज्यादा हत्याएं देखी थीं और उसे कई लड़ाइयों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए उसे अब हत्या करने से कोई परहेज नहीं था। अध्याय 237, जियानान अकादमी में रहस्यमय आगंतुक। तुम्हारी हिम्मत मत करो, मेरे पिता एक डू किंग हैं, एक शक्तिशाली व्यक्ति। अगर तुम मुझे यहाँ मार दोगे तो ब्लैक मिस्ट सिटी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, वान हाई ने धमकी भरे अंदाज में कहा जबकि वह दरवाजे की ओर पीछे हट गया। तभी एक पीले रंग का कोहरा उसे घेर लेता है और जियाओ यीजियान हल्के से उसके पास से गुजरता है। आह, एक डू किंग के साथ एक और संघर्ष। ऐसा लगता है कि अगले शहर में जाने का समय आ गया है, जियाओ यीजियान ने दुकान से बाहर निकलते समय आह भरी। इसके बाद वह कई सड़कों को पार करती हुई सीधे शहर के द्वार की ओर बढ़ गई। जियाओ यीजियान के जाने के बाद अन्य ग्राहक और दुकान के सहायक जो सदमे में जम गए थे, सभी चिल्लाए और बाहर भाग गए।
भागो, वान परिवार का दूसरा युवा मालिक मर चुका है। जैसे ही सड़कों पर इसी तरह की चीखें फैलीं, एक चाय की दुकान की दूसरी मंजिल पर बैठा एक सफ़ेद वस्त्रधारी युवक अनजाने में अपने हाथ में चाय का प्याला कुचल गया। फिर वह सड़क पर कूद गया, बेतरतीब ढंग से एक राहगीर को पकड़ लिया और जोर से पूछा, मुझे बताओ, क्या ये सच है कि वान परिवार का दूसरा युवा मालिक मर चुका है? हाँ, वह वहां मर गया, अधेड़ उम्र के आदमी ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। उस आदमी का वर्णन सुनने के बाद सफ़ेद वस्त्रधारी युवक का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया और वह उस दुकान की ओर भागा जहां वान है की मौत हुई थी। छोटे है, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, उसने वान है की काली पड़ चुकी लाश को देखकर शोकपूर्ण ढंग से घोषणा की। 1 घंटे बाद एक सफ़ेद वस्त्रधारी बुजुर्ग अचानक ब्लैक मिस्ट सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ एक निश्चित दिशा में जा रहा था। यूनान संप्रदाय में जियुकाई घाटी के ठंडे तालाब के किनारे किंगलिन ने कुशलता से एक हरे मोती को जैड की बोतल में रखा, फिर छोटी कैयर की ओर मुड़ा और कहा, कैयर बहन, शिक्षक ने कहा कि वरिष्ठ भाइयों और बहनों को अपना प्रशिक्षण पूरा करने में 1 साल लग सकता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 365 मोती इकट्ठा करता हूं तो वे सभी वापस आ सकते हैं। या हाँ किंगलिन बहन, एक बार जब आप 365 मोती इकट्ठा कर लेंगे तो वे वापस आ जाएंगे, कैयर ने धीरे से उत्तर दिया। कैयर की प्रतिक्रिया सुनकर किंगलिन ने घाटी के कुछ हद तक अलौकिक आकाश को घूरते हुए देखा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस दिन गिनती नहीं रह सकती। शिक्षक ने जाने से पहले कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मैं स्वर्गीय सांप तकनीक का अभ्यास करके ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतलियों की शक्ति को पूरी तरह से विकसित कर पाऊंगा। ये कहने के बाद किंगलिन ने कैयर की ओर क्षमा याचना करते हुए कहा, कैयर, मैं आने वाले समय में शायद तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। क्या तुम इन जेड बोतलों में एकत्रित मोती डालने में मेरी मदद कर सकती हो? जियोई जियान के शब्दों को सुनकर कैयर की आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। या अभ्यास करो किंगलिन बहन, कैयर ठीक हो जाएगी। ठीक है, किंगलिन ने कैयर की समझ के लिए आभार व्यक्त करते हुए दृढ़ता से सिर हिलाया। जब किंगलिन ने साधना के लिए खुद को एकांत में रखने का फैसला किया तो यूनान संप्रदाय के मुख्य हॉल के केंद्र में बैठी एक सुंदर आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पति, अब तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। खुद से बुदबुदाते हुए उसने अपने हाथ में एक जैद ताबीज पकड़ लिया। ताबीज को घूरते हुए यून को गुहे के शब्द याद आ गए जो उसने जाने से पहले कहे थे, चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न रहूं, अगर तुम इस ताबीज को कुचल दोगे तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्या वह वाकई वापस आएगा अगर मैं इसे अभी कुचल दूं? यून ने ताबीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लंबे संघर्ष के बाद यून ने आखिरकार जैद ताबीज को न कुचलने का फैसला किया। उसके हिचकिचाने का कारण यह था कि उसे लगा कि अगर ताबीज में वाकई ऐसी चमत्कारी शक्ति है तो इसके निर्माता को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। महाद्वीप के केंद्र में स्थित एक प्राचीन संस्थान जियानान अकादमी ने सदियों से अनगिनत शीर्ष शक्तिशाली लोगों को जन्म दिया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने पूरे देश में बहुत प्रसिद्धि हासिल की है, दुनिया के विभिन्न कोनों में अपना नाम बनाया है। एक अकादमी का सबसे भयानक पहलू जरूरी नहीं कि इसकी फैकल्टी की ताकत ही नहीं, बल्कि इसने हजारों शक्तिशाली व्यक्तियों को जन्म दिया है। अगर जियानान अकादमी को कभी संकट का सामना करना पड़ा तो इन पूर्व छात्रों की सामूहिक ताकत अगर वापस बुलाई जाए तो अकल्पनीय रूप से दुर्जय होगी। महाद्वीप भर में अनगिनत अकादमियों के बावजूद जियानान अकादमी की प्रतिष्ठा बेजोड़ है। ये पुरातनता की आभा में लिपटे इस प्राचीन संस्थान की गहन विरासत की कहानी बयां करता है। पूरे महाद्वीप में सभी जातियों के लोग इस प्रतिष्ठित अकादमी में प्रवेश पाने में गर्व महसूस करते हैं। हालांकि अकादमी के सख्त प्रवेश मानदंडों ने कई उम्मीदवारों को निराश कर दिया है। इस समय जियानान अकादमी के बाहरी प्रांगण के विशाल गोलाकार चौक में अनगिनत छात्र एकत्र हुए थे। उनमें से प्रत्येक ने हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और प्रत्येक वस्त्र की छाती पर एक नीला बिल्ला था जिस पर लाल रंग के खून से सना हुआ खंजर उकेरा हुआ था। ऊपर से चौक पर सिरों का एक समुद्र था जो आसमान तक पहुंचने वाले शोर से गूंज रहा था। इस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति जो आराम से चाय का प्याला लेकर ग्रैंड स्टैंड में बैठा था, अचानक अपनी भौहें सिकोड़कर जल्दी से चला गया। कुछ ही देर बाद वह जियानान अकादमी के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। एक सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति पहले से ही गेट पर खड़ा था। वहां कौन जाता है? बाहरी कोर्ट के डीन हु कियान ने उस रहस्यमय आगंतुक को देखते हुए पुकारा जो अचानक जियानान अकादमी के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया था। मैं गुहे हूँ, सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया। ये सुनकर हु कियान पहले तो चौंक गया, फिर उसे कुछ एहसास हुआ, उसकी आंखें आश्चर्य में थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम गुहे जियामा साम्राज्य के कीमिया राजा हो? वास्तव में यह मैं ही हूँ, गुहे ने सिर हिलाया। हु कियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मैं हु कियान हूँ, बाहरी कोर्ट का डीन। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कीमिया राजा को जियानान अकादमी में क्या लाता है?
हुकियान का सवाल सुनकर गूहे ने सीधे कहा, मैंने जियानान अकादमी के आंतरिक प्रांगण में शामिल होने की उम्मीद में बहुत लंबी यात्रा की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अकादमी मुझे समायोजित कर पाएगी। आंतरिक प्रांगण में शामिल होना। वास्तव में कीमिया राजा की प्रसिद्धि के साथ बाहरी प्रांगण में केवल एक प्रशिक्षक के रूप में सेवा करना वास्तव में प्रतिभा का कम उपयोग होगा। हुकियान ने समझदारी से उत्तर दिया, फिर थोड़ी कठिनाई के साथ कहा, हालांकि मुझे आंतरिक प्रांगण के बारे में ऐसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मैं तुरंत आंतरिक प्रांगण के एल्डर को इस मामले के बारे में सूचित करूंगा। परिणाम के लिए यह मेरे नियंत्रण से बाहर है, तो मुझे इस मामले में डीन हुकियान को परेशान करना चाहिए, गूहे ने थोड़ा झुकते हुए कहा। ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। कृपया कीमिया राजा थोड़ी देर आराम करें और मैं तुरंत आंतरिक प्रांगण में जाऊंगा। हुकियान ने आंतरिक प्रांगण की ओर तेजी से जाने से पहले उत्तर दिया। अध्याय 238 जियानान अकादमी में शामिल होना। जियानान अकादमी के आंतरिक और बाहरी प्रांगण एक दूसरे से काफी दूर हैं। यहाँ तक कि उच्च पदस्थ डू सम्राट हुकियान को भी बाहरी प्रांगण से आंतरिक प्रांगण तक पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग गया। हुकियान के आंतरिक प्रांगण में पहुंचने के कुछ ही समय बाद आंतरिक प्रांगण के भीतर एक भव्य हॉल में जियानान अकादमी के कई बुजुर्ग एकत्रित हो गए, जिनमें महान बुजुर्ग सुकियान भी शामिल थे। उस समय एक बुजुर्ग जो 9 सितारा डू सम्राट के पद पर पहुंच गया था, ने हुकियान की रिपोर्ट सुनने के बाद संदेह के साथ पूछा, हुकियान, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? क्या वह व्यक्ति वास्तव में जियामा साम्राज्य का कीमिया राजा गूहे है? ये सही होना चाहिए, हुकियान ने निश्चितता के साथ कहा। क्या तुमने उससे पूछा कि वह जियानान अकादमी में क्यों शामिल होना चाहता है? आंतरिक प्रांगण के प्रमुख सुकियान ने भी अपना प्रश्न पूछा। अच्छा, मैं ये पूछना भूल गया, हुकियान ने धीरे से उत्तर दिया। हुकियान की प्रतिक्रिया सुनकर सुकियान ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, उस स्थिति में उसे यहाँ आमंत्रित करें। हम उसे रखेंगे या नहीं, ये सभी बुजुर्गों द्वारा मिलकर तय किया जाएगा। ठीक है, मैं जाकर उसे यहाँ ले आता हूँ। सुकियान के सुझाव पर हुकियान ने सिर हिलाया और फिर जल्दी से बाहरी प्रांगण में वापस चला गया। बाहरी प्रांगण में एक शांत अध्ययन कक्ष में गूहे ने हुकियान को वापस आते देखा और अपनी चाय का प्याला नीचे रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, डीन हुकियान, कैसा रहा? श्री गूहे, कृपया मेरे साथ आंतरिक प्रांगण में आइए। महान बुजुर्ग और अन्य बुजुर्ग आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहेंगे। हुकियान ने आमंत्रित करते हुए इशारा किया। ठीक है, हल्के से सिर हिलाते हुए गूहे बाहरी प्रांगण के पीछे एक जंगल की ओर हुकियान के पीछे चला गया। जल्द ही गूहे ने आगे एक अजीब स्थानिक बल महसूस किया। हालांकि स्थानिक बल द्वारा निर्मित इस तरह की बाधा को गूहे अपनी वर्तमान स्थिति में आसानी से दूर कर सकता था, फिर भी वह उस अकादमी के प्रति सम्मान दिखाना चाहता था जिसमें वह शामिल होने की योजना बना रहा था। श्री गूहे, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हुकियान हल्के से मुस्कुराया और फिर गूहे की नज़र में लगभग 10 कदम आगे चला गया। वह रुका, अपना हाथ हिलाया और अपने सामने के स्थान की ओर एक ऊर्जा किरण फेंकी। फिर एक अजीब दृश्य सामने आया। ऊर्जा खाली जगह में एक निश्चित स्थान पर पहुंचने पर पानी पर होने वाली तरंगों की तरह उठी। तेजी से उतार चढ़ाव करते हुए एक बड़ा धुंधला चांदी का गेट लगभग 7 से 8 झांग ऊंचा पतली हवा से प्रकट हुआ। दिखाई देने वाले चांदी के गेट को देखते हुए गूहे ने प्रशंसा की, जियानान अकादमी के योग्य ऐसे गहन रहस्यों को छिपाते हुए। श्री गूहे हमारी चापलूसी करते हैं। यह आंतरिक प्रांगण की सबसे आम बाधा है। गूहे की प्रशंसा सुनकर हुकियान के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान दिखाई दी। एक बहुत ऊंची पहाड़ी को पार करने के बाद गूहे के सामने एक बहुत बड़ा डूबा हुआ बेसिन दिखाई दिया। इस बेसिन का आकार एक विशाल उल्कापिंड जैसा था जो आसमान से गिरा था, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया था। बेसिन के अंदर ऊंची इमारतें खड़ी थीं। एक ऊंचे स्थान से इमारतों के पार उछलते कूदते आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो पिस्सू की तरह इधर उधर उछल रही थीं। आगे देखने पर बेसिन आश्चर्यजनक रूप से विशाल था, यहाँ तक कि किसी की दृष्टि की सीमा से भी केवल ऊंची इमारतें और हरी भरी हरियाली ही दिखाई दे रही थी। पहुंचने पर हुकियान ने बिना रुके सीधे नीचे एक भव्य हॉल की ओर बढ़ गया। जब गूहे हॉल में दाखिल हुआ तो उसने बीच में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, जो काली पोशाक पहने हुए था और उसकी आंखें तीखी थीं। उसके चारों ओर लगभग 20 अन्य पुरुष और महिलाएं खड़ी थीं। गूहे ने जल्दी ही पाया कि काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति के अलावा जो डू पूर्वज था, लगभग हर कोई डू सम्राट स्तर का था। ऐसी दृश्यमान शक्ति ने पहले ही प्रदर्शित कर दिया था कि जियानान अकादमी को ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट शक्ति क्यों माना जाता था। सबकी निगाहों के सामने गूहे धीरे से हॉल में आया और काले कपड़े पहने आदमी का अभिवादन किया। मैं गूहे हूँ, आप जरूर एल्डर सुकियान होंगे। गूहे को सीधे नाम से संबोधित करते हुए सुनकर सुकियान कुछ हद तक हैरान हुआ, लेकिन उसने इसे बाहरी तौर पर नहीं दिखाया। जवाब दिया, वास्तव में मैं हूँ। बड़े हुकियान ने मुझे बताया कि श्री गूहे जियानान अकादमी में शामिल होना चाहते हैं। क्या ये सच है?
सुकियान ने पूछा। सुकियान का सवाल सुनकर गूहे को पता था कि वह वास्तव में पूछ रहा था कि वह जियानान अकादमी में क्यों शामिल होना चाहता है, इसलिए उसने सीधे कहा, हाँ, मैं अब छठी कक्षा की औषधीय गोलियां बनाने में सक्षम हूँ, और जियामा साम्राज्य के यूनान संप्रदाय के संसाधन अब आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। मैं समझ गया। गूहे की व्याख्या सुनकर सुकियान के अंदर भावनाओं का उफान आया। सिर्फ सुकियान ही नहीं, बल्कि हॉल में मौजूद हर कोई जिसने बातचीत सुनी, बेहद उत्साहित था। छठी कक्षा का कीमिया मास्टर। गूहे ने वास्तव में ये स्तर हासिल किया था। यह उल्लेखनीय था कि जियानान अकादमी के भीतर कीमिया कौशल का उच्चतम स्तर केवल 5वीं कक्षा में था। इसके अलावा जियानान अकादमी के खुफिया संगठन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गूहे की उम्र केवल 30 वर्ष के आसपास थी। इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियों के साथ वह भविष्य में 7वीं कक्षा का कीमिया ग्रैंड मास्टर बनने का लक्ष्य रख सकता था। ये सोचते हुए जियानान अकादमी के बुजुर्गों ने अपनी आंखों में चमक के साथ गूहे को देखा। बुजुर्ग सुकियान, आपने पहले जिस मतदान के मामले का उल्लेख किया था, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। अचानक सन्नाटे के बीच एक लाल बालों वाले बुजुर्ग ने घोषणा की। किसने सोचा होगा कि अग्नि बुजुर्ग हमसे भी अधिक उत्साहित होंगे। वह लंबे समय से 5वीं कक्षा के कीमिया मास्टर स्तर पर अटका हुआ है। छठी कक्षा के कीमिया मास्टर से चर्चा करना वास्तव में एक दुर्लभ अवसर है। तस्क, छठी कक्षा के कीमिया मास्टर, ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक औषधीय सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है। अग्नि बुजुर्ग के बाद कई अन्य बुजुर्गों ने गूहे के जियानान अकादमी के बुजुर्ग बनने के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया, और लगभग सभी जिन्होंने पहले ही अपनी राय व्यक्त की थी, वे इसके पक्ष में थे। उनकी इतनी सहजता से सहमति जताने की इच्छा 2 कारणों से उपजी थी। सबसे पहले, जियानान अकादमी के शक्तिशाली खुफिया संगठन ने जियामा साम्राज्य में गूहे की पहचान को स्वच्छ और यहां तक कि प्रतिष्ठित के रूप में सत्यापित किया। दूसरा, जियानान अकादमी में कई लोग उच्च स्तरीय डू सम्राट या डू सम्राट के शिखर पर अटके हुए थे। छठी कक्षा के कीमिया मास्टर गूहे की मौजूदगी में उनके डू पूर्वज तक पहुंचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। हाँ, ऐसा लगता है कि सभी बुजुर्ग श्री गूहे के आगमन का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। सभी के रवैये को देखकर सुकियान ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई और जोर से घोषणा की, उस स्थिति में मैं घोषणा करता हूं कि आज से श्री गूहे आधिकारिक तौर पर जियानान अकादमी के बुजुर्ग हैं। घोषणा के बाद सुकियान गूहे के पास गया और धीरे से कहा, बड़े गूहे, आपको गोलियां बनाने के लिए जिन औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता है, उन्हें अकादमी द्वारा प्राथमिकता के रूप में प्रदान किया जाएगा, जब तक कि यह हमारी क्षमता के भीतर हो। गूहे ने मुस्कुराते हुए थोड़ा झुककर कहा, मैं इसके लिए एल्डर सुकियान को धन्यवाद देता हूँ। अध्याय 239, कीमिया। इसके बाद सुकियान ने एक एक करके उपस्थित बुजुर्गों को गूहे से मिलवाया, जिससे गूहे आधिकारिक तौर पर जियानान अकादमी की एल्डर काउंसिल का सदस्य बन गया। जियानान अकादमी की एल्डर काउंसिल में सफलतापूर्वक शामिल होने के बाद जियानान अकादमी के 5वीं कक्षा के कीमियागर एल्डर हुओ और महान एल्डर सुकियान गूहे को आंतरिक प्रांगण दिखाने में असाधारण रूप से उत्साही थे। रास्ते में उन्होंने गूहे को जियानान अकादमी की कुछ विशिष्ट विशेषताओं से परिचित कराया। जब तीनों एक विशाल चौक पर पहुंचे तो गूहे के सामने एक डूबा हुआ भूभाग दिखाई दिया, जिसमें एक विशाल काला टॉवर था जो जमीन के नीचे गहराई में दबा हुआ था, जिसकी केवल नोक और सतह पर एक अंधेरा प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। जमीन के नीचे दबा हुआ टॉवर, ये कुछ हद तक अजीबोगरीब दृश्य, जिसे गूहे ने पहले उड़ते समय बहुत अधिक महसूस नहीं किया था, अब उसे करीब से देखकर आश्चर्यचकित कर रहा था। इसके अलावा जब गूहे की नज़र जमीन से उभरे हुए टॉवर के हिस्से पर पड़ी तो उसने देखा कि टॉवर के आसपास की जगह सूक्ष्म रूप से विकृत और झुर्रीदार लग रही थी। गूहे ने मन ही मन सोचा, ये जियानान अकादमी के प्रधानाध्यापक द्वारा छोड़ी गई मुहर होगी। शायद यह मुहर शुरू में बहुत मजबूत थी, लेकिन इतने सालों के बाद इसकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है। अगर मैं अंदर जाना चाहूँ तो दूसरे लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। गूहे की नज़र काले टॉवर पर टिकी देखकर सुकियान ने टॉवर की ओर इशारा किया और परिचय कराया, बड़े गू, ये हमारी जियानान अकादमी के आंतरिक प्रांगण का तथाकथित साधना त्वरक स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर है। हालांकि हाल ही में कुछ मुद्दों के कारण इसे कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की आवश्यकता है। गूहे ने अनुमान लगाया कि सुकियान द्वारा बताई गई समस्याएं गिरती हुई हृदय ज्वाला के कारण होने वाली उथल पुथल के कारण थीं। बिना कुछ बताए उसने आह भरी, ओह, तो ये पौराणिक स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना राजसी है। हाँ, ये सभी जियानान अकादमी के पूर्ववर्तियों की उपलब्धियां हैं। जियानान अकादमी के भीतर की चीज़ों के लिए गूहे की प्रशंसा सुनकर सुकियान के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। जब स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर फिर से खुलेगा तो मुझे अंदर जाकर खुद इसका अनुभव करना चाहिए। अच्छा, चूंकि एल्डर गो की दिलचस्पी है, इसलिए मैं निश्चित रूप से एल्डर गो को समय पर सूचित करूंगा। सुकियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। चलो चलें, चलो दूसरी जगहें देखते हैं।
थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वे तीनों चले गए। लगातार चलते हुए गूहे ने देखा कि एल्दहुओ, जो उसके साथ चल रहा था, उसके चेहरे पर हमेशा एक झिझक भरा भाव रहता था। ये बहुत स्पष्ट रूप से देखकर गूहे ने सीधे कहा, एल्दहुओ, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? गूहे का सवाल सुनकर सुकियान ने भी अपनी नज़रें घुमाईं। उन दोनों के चेहरे देखकर एल्दहुओ का चेहरा लाल हो गया और उसने कुछ शर्मिंदगी से गूहे से कहा, एल्दगू, मैंने छठी कक्षा की औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्री एकत्र की है और इसे परिष्कृत करने में आपकी मदद मांगना चाहता हूँ। गूहे को उम्मीद नहीं थी कि जियानान अकादमी में शामिल होने के बाद कीमिया के लिए उससे मिलने वाला पहला व्यक्ति एल्दहुओ होगा, जो उसके आने से पहले वहां उच्चतम स्तर का कीमियागर था। दूसरी पार्टी द्वारा सौंपी गई कीमिया सामग्री को देखते हुए गूहे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत जवाब नहीं दिया। एक उच्च स्तरीय कीमियागर के रूप में अगर वह कीमिया के लिए किसी भी अनुरोध पर सहमत हो जाता तो यह उसके मूल्य को कैसे दर्शाता। हाहा, इस शांत माहौल में एल्दहुओ अचानक हंसे, जिससे कुछ अजीब दृश्य टूट गया। यह मेरी ओर से असभ्यता थी। एल्दगू आज ही आए हैं और थके हुए होंगे। यहाँ मैंने छठी कक्षा की औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री के 3 सेट तैयार किए हैं। आप उन्हें पहले ले सकते हैं और जब आपके पास समय हो तो उन्हें परिष्कृत कर सकते हैं। एल्दहुओ ने अपनी भंडारण अंगूठी से समान सामग्रियों के 2 और सेट निकालते हुए कहा। चूंकि एल्दहुओ इतने ईमानदार हैं तो मैं कैसे मना कर सकता था। ये देखकर गूहे ने सावधानी से सामग्रियों के सभी 3 सेट स्वीकार कर लिए। ये देखते हुए कि एल्दहुओ इस औषधीय गोली के लिए कितने उत्सुक हैं, मैं इसे अभी आपके लिए परिष्कृत करूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गूहे की हथेली में एक धधकती हुई कीमिया की लौ दिखाई दी, जिससे एल्दहुओ और सुकियान आश्चर्यचकित हो गए। एल्दगो, क्या आप बिना कड़ाही के परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? एल्दहुओ गूहे की तकनीक से हैरान थे और अपने संयम को पुनः प्राप्त करने के बाद उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे कोई भी विवरण चूकना नहीं चाहते थे। एल्दहुओ द्वारा प्रदान की गई सामग्रियों पर एक नज़र डालने से गूहे को पता चल गया कि उन्हें किस तरह की गोली को परिष्कृत करने की उम्मीद थी। ये प्रभाव में छठी श्रेणी की हुआंगजी गोली के समान एक गोली थी, लेकिन इसके प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली थे, जो डू सम्राट क्षेत्र में लोगों को उनकी ताकत बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करते थे। गूहे के वर्तमान क्षेत्र और कीमिया पर उनके नियंत्रण को देखते हुए वे कीमिया कड़ाही की आवश्यकता के बिना छठी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में पूरी तरह सक्षम थे। इसके अलावा वे सबसे बुनियादी का उपयोग कर रहे थे कीमिया के लिए डुक्यूई ज्वाला। उनकी चौकस निगाहों के सामने गूहे के हाथों में कीमिया ज्वाला लगातार तीव्र होती गई। उसने एक के बाद एक कीमती जड़ी बूटियां निकालीं, जो फिर उसके सामने शून्य में तैरने लगीं। एक मजबूत डुक्यूई में लिपटी हुई छोटे चमकते हुए गोले की तरह चमक रही थी, काफी चमकदार। ये शक्ति है, डू सम्राट क्षेत्र का शिखर। क्या यह अफवाह नहीं थी कि गूहे केवल डू राजा स्तर पर था? यहाँ तक कि मैं अभी उसकी असली ताकत का पता लगाने में विफल रहा। गूहे की डुक्यूई की शक्ति से सुकियान भी बहुत हैरान थी। इस समय गूहे ने अपने मन में इस विशेष गोली को परिष्कृत करने की विधि की समीक्षा की, फिर बिना किसी देरी के कीमती जड़ी बूटियों को कीमिया ज्वाला में डालना शुरू कर दिया। कीमिया ज्वाला के शोधन के तहत ये जड़ी बूटियां जल्दी से राख में बदल गईं और शुद्ध औषधीय तरल की बूंदें कीमिया ज्वाला के केंद्र में गूहे की आत्मा शक्ति द्वारा आच्छादित हो गईं। गूहे की गोली को परिष्कृत करने की कठिन विधि को देखकर एल्दहुओ का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। कुल मिलाकर केवल 3 सेट की सामग्री थी, उन्हें उम्मीद थी कि सभी बर्बाद नहीं होंगे। अपनी चिंताओं के बावजूद एल्दहुओ ने इस महत्वपूर्ण क्षण में गूहे को बाधित करने की हिम्मत नहीं की। उनकी चौड़ी आंखों में दर्जनों अलग अलग रंग के औषधीय तरल पदार्थ 4 समूहों में विभाजित थे, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग विलीन हो रहे थे। अंत में मिश्रित औषधीय तरल पदार्थ की केवल 4 थोड़ी बड़ी बूंदें चुपचाप कीमिया की लौ के केंद्र में पड़ी रहीं। इतनी जल्दी गूहे को गोलियों को परिष्कृत करते हुए करीब से देखने पर एल्दहुओ आखिरकार गूहे के तरीकों से आश्वस्त हो गए। ऐसी कीमिया तकनीकें किसी भी चीज़ से परे थीं जिसकी उन्होंने पहले कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। औषधीय तरल पदार्थों के 4 समूहों को अलग अलग विलय करने के लिए बहुत अधिक आत्मिक शक्ति और कीमिया ज्ञान की आवश्यकता थी। इसके अलावा ये कीमिया कड़ाही का उपयोग किए बिना किया गया था। इस चमत्कारी तकनीक को देखकर एल्दहुओ को अब इस बात की चिंता नहीं थी कि गूहे गोली को परिष्कृत करने में विफल हो जाएगा। अध्याय 240 ज़ियान। 2 घंटे बाद गूहे के नियंत्रण में औषधीय तरल की 4 धाराओं ने धीरे धीरे एक खुरदरी काली गोली का भ्रूण बनाया। ये हो गया। कुछ ही देर में कीमिया की लौ में गोल काली गोली को आकार लेते देख एल्दहुओ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसी समय गूहे की हथेली से ऊर्जा की एक तेज लहर फैली, जो तेजी से सभी दिशाओं में फैल गई और गोली के चारों ओर से गोली की एक ताज़ा खुशबू आने लगी। यह क्या है? ऐसा लगता है कि कोई गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। 5वीं कक्षा की औषधीय गोली इतनी हलचल नहीं मचा सकती, क्या ये छठी कक्षा की गोली हो सकती है?
ऊर्जा की इस लहर को महसूस करते हुए अनगिनत शिष्य और जियानान अकादमी के कुछ बुजुर्ग आश्चर्यचकित हो गए और इस स्थान की ओर दौड़ पड़े। इस समय शून्य से एक बहुत गहरी आवाज आई, सब लोग सुनो, गोली की खुशबू के स्रोत के पास मत जाओ। यह महान बुजुर्ग की आवाज है। शून्य में अपार अधिकार के साथ आवाज सुनकर सभी के कदम रुक गए। ... मिशन पूरा हुआ। एल्डर हुओ को छठी कक्षा की गोली सौंपते हुए गुहे पूरी तरह से शांत दिखे, गोली शोधन से थकान के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। एल्डर गो, आपकी गोली शोधन का स्तर वास्तव में मेरे जीवन में सबसे अच्छा है। एल्डर हुओ ने अपने हाथ में गोली को बड़ी प्रशंसा के साथ देखा। ये कुछ भी नहीं है, एल्डर हुओ मेरी चापलूसी करते हैं। गुहे ने एक विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इस समय एल्डर हुओ को दी गई अतिरिक्त 2 सामग्रियों के बारे में कोई चिंता नहीं थी। गुहे की गोली शोधन प्रक्रिया को देखने के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। न केवल एल्डर हुओ की प्रतिक्रिया तीव्र थी, बल्कि महान एल्डर सुकियान भी गहराई से हिल गए थे। हालांकि सुकियान को गोली शोधन के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने एल्डर हुओ की आंखों में आश्चर्य देखा और गोली शोधन में गुहे की गति से आश्चर्यचकित था। आधे दिन से भी कम समय में छठी कक्षा की एक औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया, और उस पर 100% सफलता दर के साथ। इस समय सुकियान को गुहे जैसे गोली शोधन गुरु के होने का और भी अधिक महत्व महसूस हुआ। ऐसा प्रतिभाशाली गोली शोधक अगर अच्छी तरह से पेश नहीं आया तो एक दिन जियानान अकादमी छोड़ सकता है। ये सोचते हुए सुकियान ने एक गर्म मुस्कान दिखाए और एक सफ़ेद जेड टोकन निकाला, इसे गुहे को पेश किया। एल्डर गो, ये टोकन अकादमी की औषधीय जड़ी बूटियों के पुस्तकालय में किसी भी स्टोर रूम तक पहुंच प्रदान करता है। आप बिना किसी प्रतिबंध के अपनी ज़रूरत की कोई भी जड़ी बूटी ले सकते हैं। यह उचित नहीं हो सकता है, मैं अभी अभी जियानान अकादमी में शामिल हुआ हूं और इस तरह का उपचार प्राप्त करने से गपशप हो सकती है। सुकियान से जेड टोकन प्राप्त करने पर गुहे हैरान रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि छठी कक्षा की औषधीय गोली को परिष्कृत करने मात्र से जियानान अकादमी के महान बुजुर्ग उसके उपचार में और सुधार कर देंगे। बड़े गु बहुत चिंता करते हैं, प्राचीन काल से ही खजाने हमेशा सक्षम लोगों के पास रहे हैं। सुकियान ने फिर भी गुहे की ओर जेड टोकन बढ़ाया। गुहे की हिचकिचाहट को देखकर अधीर बुजुर्ग हुओ ने भी मना लिया, बड़े गु, कृपया इसे स्वीकार करें। हालांकि अकादमी में कोई भी छठी कक्षा की औषधीय गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता है, फिर भी हमारे पास ऐसी औषधीय जड़ी बूटियां बहुत हैं और आप 7वीं कक्षा की गोली के नुस्खों में भी कुछ सूचीबद्ध पा सकते हैं। उस स्थिति में मैं अब मना नहीं करूंगा। उनके आग्रह को देखकर गुहे ने अनिच्छा से सुकियान द्वारा पेश किए गए जेड टोकन को स्वीकार कर लिया। यह अधिक पसंद है। गुहे को जेड टोकन स्वीकार करते हुए देखकर सुकियान और बुजुर्ग हुओ दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि गुहे मना कर सकते हैं। अगले ही पल एल्डर हुओ ने सुकियान की ओर रुख किया और कहा, चूंकि एल्डर गु यहाँ नए हैं और अभी तक अकादमी के माहौल से परिचित नहीं हैं, इसलिए मुझे उन्हें यहाँ दिखाने की अनुमति दें। ... इसके तुरंत बाद गुहे और एल्डर हुओ जियानान अकादमी के औषधीय जड़ी बूटियों के भंडार में पहुंचे। एल्डर हुओ, आप फिर यहाँ क्यों आए हैं? क्या तुम अभी कुछ समय पहले ही जड़ी बूटियां इकट्ठा करने यहाँ आए हो? एल्डर हुओ को आते देख औषधीय जड़ी बूटियों के भंडार के प्रवेश द्वार पर सादे वस्त्र में एक व्यक्ति दिखाई दिया। हाँ एल्डर हुओ, इस बार मुझे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। एल्डर हुओ ने हल्की हंसी के साथ समझाया, यह एल्डर गु है जो अभी अभी अकादमी में शामिल हुआ है और उसके पास स्टोर रूम में प्रवेश करने के लिए ग्रेट एल्डर से जेड टोकन है। मैं गुहे हूँ। अभिवादन करते हुए गुहे ने जेड टोकन दिखाया जो सुकियान ने उसे दिया था। एल्डर गु, स्पष्ट रूप से एल्डर हुओ, जो औषधीय जड़ी बूटियों के भंडार की रखवाली का प्रभारी था, गुहे के अस्तित्व से अनजान था। हालांकि उसने गुहे के हाथ में जेड टोकन को पहचान लिया। चूंकि तुम्हारे पास ग्रेट एल्डर से जेड टोकन है, इसलिए तुम जो भी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लेना चाहो ले लो। एल्डर हुओ ने कुछ हद तक असहाय होकर कहा। धन्यवाद, गुहे ने शांति से कहा, फिर आगे बढ़कर कमरे में प्रवेश किया। आंतरिक भाग। अरे, जेड टोकन के साथ केवल एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है, तुम पीछे क्यों चल रहे हो? मैं स्वाभाविक रूप से एल्डर गु के लिए रास्ता बना रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, चाहे तुम आज कुछ भी कहो, तुम अंदर नहीं जा सकते। गुहे के प्रवेश करने के बाद एल्डर हुओ और एल्डर हुओ की बहस करने वाली आवाज़ें पीछे से सुनी जा सकती थीं। उनकी बातचीत सुनकर गुहे ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, फिर गलियारे के अंत की ओर देखा जहां एक हल्का ऊर्जा अवरोध था और धीरे धीरे जेड टोकन को स्लॉट में डाला। जेड टोकन के सम्मिलित होने के साथ ऊर्जा अवरोध से प्रकाश धीरे धीरे फैल गया। अंदर एक विशाल कमरा था जो एक नर्म चमक में लिपटा हुआ था, और जैसे ही गुहे अंदर गया उसकी नज़र चारों ओर घूम गई और उसके चेहरे पर धीरे धीरे आश्चर्य की झलक दिखाई दी। पूरे कमरे की भीतरी दीवारें दूधिया सफ़ेद जेड की एक परत से ढकी हुई थीं।
यहाँ तक कि फर्श भी बिना किसी अंतराल के बड़े करीने से व्यवस्थित सफ़ेद जेड टाइलों से बना था और इन जेड से नर्म चमक निकल रही थी। जियानान अकादमी वास्तव में विवरण पर ध्यान देती है। गूहे प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। ये सफ़ेद जेड काफ़ी महंगे थे, लेकिन औषधीय जड़ी बूटियों को संरक्षित करने में ये बहुत कारगर थे। ऐसी सीलबंद जगह में कीमती जड़ी बूटियां अपने औषधीय गुणों को लगभग नहीं खोती थीं और उनके भंडारण का समय काफ़ी बढ़ाया जा सकता था। इस तरह की व्यवस्था स्थानिक छल्लों में सामान्य भंडारण से कहीं बेहतर थी। सफ़ेद जेड से लिपटे विशाल कमरे में कई गलियारे थे, जिनमें दोनों तरफ पूरी तरह से सफ़ेद जेड से बनी लंबी अलमारियां थीं। गूहे आराम से गलियारे से नीचे चला गया, अलमारियों की सामग्री पर नज़र डाली और तुरंत सभी प्रकार की दुर्लभ और विदेशी जड़ी बूटियां जो बाहर बहुत दुर्लभ थीं, चुपचाप वहां खड़ी थीं, जड़ी बूटियों की अलग अलग खुशबू के साथ। हालांकि ये जड़ी बूटियां जितनी कीमती थीं, उनमें से बहुत कम ही गूहे की नज़र में आ सकीं। साधारण छठी कक्षा की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए ज़रूरी कुछ सहायक सामग्री लेने के बाद गूहे आगे बढ़ गया। अचानक गूहे को लगा कि औषधीय जड़ी बूटियों के पुस्तकालय में अन्य लोग भी मौजूद हैं।